Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about subsidies. But before that, I want to talk about PW Only IAS All India Open Prelims Mock Test 2024. इस टेस्ट में जनरल स्टडीज़ और CSET दोनों कवर होंगे. ये टेस्ट ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. It will be conducted on the following dates. Okay, I think 31st is done, so it will be on 14th April, 5th May and 2nd June. If you want to know more about these tests and about where they will be held in offline, you will find a link below. You can click on it and you can register for it. Let's move on to our chapter today. Indian Economy book series का chapter 19 subsidies. Let's see क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज. If you see me limping a little bit, I jammed my pinky toe in the drawer edge. It's fine, just ignore it. क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम. सब्सिडीज़ के बारे में इंडिया में बहुत डिस्कशन होता है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि सब्सिडीज़ क्या है. ऑल्दो हम समझेंगे डिटेल में, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि सब्सिडी मतलब या तो सरकार किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या किसी चीज़ को कम करने के लिए, जैसे गरीबी कम करने के लिए, भुखमरी कम करने के लिए, या किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लाइक सफाई प्रमोट करने के लिए, या पर्टिकुलर चीज़ जो अच्छी है जैसे मेक इन इंडिया, उसको प्रमोट करने के लिए अगर कभी पैसा देती है या किसी चीज़ की पैसे कम कर देती है तो उसे हम सब्सिडीज़ बोलते हैं. और हमने सब्सिडीज़ बहुत सारी जगहों में देखी है. फूड में देखी है, LPG में देखी है, इलेक्ट्रिसिटी में देखी है. ओके, एंड कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट लोगों को बहुत कम वैल्यू में प्रोवाइड करता है, सो दैट पीपल आर एबल टू लिव अ बेटर लाइफ. तो ये तो हमें पता है सब्सिडीज़ क्या होती है. आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे और डिटेल में क्या होता है सब्सिडीज़. फिर अलग अलग टाइप की सब्सिडीज़ होती है, ठीक है. प्राइस सब्सिडीज़, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इनकम सपोर्ट, फ्यूल सब्सिडीज़, फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिर बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सब्सिडीज़ दैट हैज़ बीन रनिंग फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर टाइम दैट वी हैव बीन एन इंडिपेंडेंट नेशन हैज़ बीन PDS सिस्टम, राशन सिस्टम. और उसका सबसे बड़ा का मतलब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो इसका ट्रांसफ़र देखती है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो उसके बारे में पढ़ेंगे. उस थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो लोगों को अनाज जो बांटती है उस सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है. फिर हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न वाई वी डू PDS एंड वाई FCA एग्जिस्ट. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कमिटीज़ रिकमेंडेशन ऑन बेसिकली वेयर इज़ इट हेडिंग. हम इंडिया सब्सिडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, सो बिफोर वी डू ऑल ऑफ दिस, थोड़े हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि इस टॉपिक से, सब्जेक्ट से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. 2018 में क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस विद इन दिस टॉपिक. तो इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से बिफोर एग्जाम. अब ये पूछ रहा है कि इस प्रोविजन के अंडर दिए गए तीनों स्टेटमेंट में से कौन से सही है. तो ट्रू फॉल्स बताने हैं. ओके, the families that coming under the category below poverty line BPL only are eligible to receive subsidies of grain. इसके अंदर सिर्फ जो BPL के नीचे हैं उन्हीं को सब्सिडी दी जाती है. नहीं, इट्स एक्चुअली अवेलेबल फॉर 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड 50% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. ये सब्सिडी एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल है और इसका मेन एम जो लोग गरीबी रेखा से नीचे है उनको तो है ही देना, बट इट्स बेसिकली टू फाइट माल न्यूट्रिशन इसेंशली. तो इसलिए इट्स नॉट जस्ट अवेलेबल टू पीपल अंडर BPL, दे आर अवेलेबल टू अदर पीपल एज वेल. द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड of age 18 years or above shall be the head of the household the purpose of issuance of ration card. Yes, this has been one of the most important aspect of this act, because इससे एक तरीके से हमारी जो सोसाइटी है उसमें we are not seeing a lot of change with respect to patriarchy for over the years. उसके ऊपर एक ये बहुत अच्छा स्टेप है where you are like कि हमेशा से head of the state has been the oldest male, right, and hence a lot of time women and female children suffer because they don't get enough. तो यहाँ पे उन्होंने ये प्रोविजन किया कि वो घर की सबसे बड़ी लड़की के नाम से या सबसे जो भी एल्डेस्ट फीमेल है उसके नाम से राशन कार्ड बनाएंगे, so that women have more accessibility to food. So this is correct. Pregnant women, lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during the pregnancy and 6 months thereafter. अब ये स्टेटमेंट टेक्निकली बहुत सही दिख रहा है because it makes sense, but इस although there are a lot of things under this for pregnant and lactating women, but they do not have take home ration, rather they get money. They get, I think, something around 6,000 rupees
मतलब they get direct cash under this. पहले they used to get take home ration, but now they change it. Plus it's not 1600, it's 600 calories. Because the idea is that you need to have how much additional food you need to have. एक pregnant इंसान को, एक lactating mother को कितना extra खाना है और कितना precise खाना है वो बताते हैं वो, कि आपको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, so that you know mother as well as child are the child eventually is not predisposed to diseases क्योंकि malnourished है. तो this statement is technically गलत. So the only correct answer is B. Next question is the economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus if paid to the farmer plus. अब MSP के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अभी इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे MSP की और डिटेल्स. तो बेसिकली MSP मतलब एक वो प्राइस होता है जब भी सरकार को किसी फार्मर को पुश करना हो कि एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रेन उगाएं जिस ग्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो हो सकता है कि इट कैन बी अ कैश क्रॉप, इट कैन ऑल्सो बी अ फूड क्रॉप. तो गवर्नमेंट ना सोइंग के पहले, बीज बोने के पहले एक प्राइस डिक्लेयर करती है कि इस साल की अगर आप फसल उगाते हैं ये वाली पर्टिकुलर चीज़ की, तो हम सरकार जो है इस प्राइस पे उसको खरीद लेगी, भले मार्केट में जो भी प्राइस हो. ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि अगर जैसे मार्केट का प्राइस उससे ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा पे भी खरीद सकती है. प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग होता है, MSP प्राइस अलग होता है. प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो फसल लगने के बाद डिसाइड होता है, वो एक्चुअल प्राइस होता है जिसपे वो सरकार एक्चुअली में खरीदेगी, और MSP वो होता है जिसपे वो प्रॉमिस करती है बिफोर हैंड. तो MSP में क्या होता है, सरकार को ये ग्रेन खरीदने की टोटल कॉस्ट में पता है क्या क्या आता है. नॉट ओनली जो MSP वो देंगी, प्लस अगर कोई बोनस उन्होंने मतलब कोई कभी कभी ना वो पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर बोनस लगाते हैं कि अगर आप मेज़ और मिलेट के जगह ये उगाएंगे, क्योंकि अगर लोग नहीं उगाना चाहते तो वो कहते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर वाली चीज़ उगाएंगे तो हम आपको इसके ऊपर MSP के ऊपर बोनस देंगे और एक्स्ट्रा पैसा देंगे उसके लिए. तो यूजुअली जब भी गवर्नमेंट किसी भी फार्मर से कोई पर्टिकुलर ग्रेन MSP पे खरीदती है तो वो उस MSP प्राइस पे तो देती है, प्लस बोनस देती है, प्लस उस फार्मर के यहाँ से उसको लेके आना टिल अ पॉइंट और वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना टू द PDS सिस्टम थ्रू विच इस पूरे की कॉस्ट सरकार उठाती है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ जो पड़ती है, टोटल कॉस्ट कितना पैसा लगता है एक सरकार को MSP पे ग्रेन खरीदने का, इज MSP प्लस अगर कोई बोनस प्रॉमिस किया है, प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स मतलब वहाँ से उठा के एक पर्टिकुलर जगह तक लाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. और ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बेसिकली इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, विच इज़ अगेन जहाँ पर भेजना है वहाँ तक का ट्रांसपोर्ट एज वेल एज स्टोरेज. तो ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2020 में क्वेश्चन आया था कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो इंडिया में क्या सही है. तो इसमें भी अगेन ट्रू और फॉल्स हमको बताना है, बिकॉज दे आर आस्किंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला है एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन. आज के टाइम में मार्केट में जो फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के लिए अवेलेबल हैं उनका प्राइस जो है वो डिसाइड होता है कि मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी है, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट. सरकार नहीं डिसाइड करती है, मार्केट डिसाइड करता है. नाउ दिस वुड बी रॉन्ग, बिकॉज इवन दो गवर्नमेंट डजंट डिसाइड, बट गवर्नमेंट डेफिनेटली गिव्स सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स एंड डेफिनेटली मेक्स श्योर कि फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट थोड़ा कम हो ताकि ईजिली अवेलेबल हो, कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो, और जो फार्मर्स हैं जिनके पास स्पेशली ज़्यादा कैपिटल नहीं है वो आसानी से प्रोक्योर कर सके. सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड इज अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस. येस, ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन है. सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल ऑफ फॉस्फेरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इज नॉट. तो दिस आंसर विल ऑल्सो बी. ना ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है. व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. जैसे मैंने कहा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2021 में. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दिस एक्ट कि ये क्या हो रहा है इस एक्ट में और हाउ इज दिस एक्ट हेल्पिंग इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. ये एक्ट किस तरीके से काम किया है. अब देखो 2013 में आया था, 14 में एक्ट हुआ था और 21 में आया है, मतलब इट हैड गुड 5-6 ईयर्स टू रन. तो आपको नॉट ओनली यू हैव टू लर्न अबाउट क्यों आया था ये, क्या इस एक्ट के अंदर है, प्लस पिछले 5 सालों में दैट इट इज़ बीन फंक्शनल, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं.
तो वो पूरा आंसर इसमें आएगा, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सेकंड इज, इसके बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट ये 2022 में आया था, देखो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया है. एंड बिकॉज दिस इज वन टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आता ही है, फूड सिक्योरिटी पे हमेशा आता है. बिकॉज एक सबसे बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इंडिया, फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड टिल टुडे, इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स है वो हमेशा से फूड के अराउंड ही रही है. क्योंकि पहले तो फूड नहीं था, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, सब तरीके का रिवॉल्यूशन आया. आज के समय में ऑल्दो इसके कारण हमारे पास इनफ अनाज है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम्स है. पॉपुलेशन बढ़ गई है, अनाज का प्राइस बढ़ गया है, हमारी इकॉनमी ओपन हो गई है. तो जो ये प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की और भुखमरी की, ये पूरी तरीके से हम एलिमिनेट नहीं कर पाए इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस. इसीलिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. 2022 में क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस सिस्टम एंड हाउ कैन इट बी मेक मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. सो आप बेसिकली पुराने पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम है, फ्रॉम करप्शन टू ग्रेन गेटिंग स्पॉइल टू एवरीथिंग. प्लस देन यू आर गोइंग टू बेसिकली हाउ कैन वी कैन मेक इट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. तो इसमें आप टारगेटेड पीडीएस की बात करोगे और 2-3 और ऐसे चीज़ें हैं जो सरकार ने करी है इन ऑर्डर टू मेक पीडीएस सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड लेस वेस्टेज, लेस करप्शन. तो वो सब के बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे ऑलरेडी. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, सो यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके के सवाल आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब्सिडीज. अब कई बार ना, अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव टॉट, एट लीस्ट व्हेन आई वाज टॉट सब्सिडीज, आई वाज यूजुअली, कई बार टीचर्स कहते हैं कि सब्सिडीज़ को ना डिस्काउंट की तरह समझो. ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी से कुछ खरीदने जाते हो दुकान पे, तो क्या होता है कि आप बोलते हो कि इस पर थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या उनका कोई सेल चल रही होती है तो दे गिव यू अ पर्टिकुलर डिस्काउंट, है ना. और या तो फिर अगर आप बहुत बल्क में सामान खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, या आप जिससे खरीद रहे हो उसकी अगर आप पहचान वाले हो, यू आर इन गुड बुक्स, योर फ्रेंड्स, देन आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट. तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सब्सिडीज़ की सरकार लोगों को डिस्काउंट दे रही है, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. इवन दो बेस कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन 2 मेजर डिफरेंस है डिस्काउंट और सब्सिडीज़ में. पता है क्या? डिस्काउंट जो है वो अपनी विल से एक इंसान देता है. जो शॉपकीपर है ना, वो अपनी मर्जी से दे रहा है ना. वो चाहे तो मना कर सकता है, वो चाहे तो दे सकता है, राइट. और वो किसी पर्टिकुलर बेसिस पे डिसाइड नहीं करता है, वो उसके मर्जी है वो किसको दे रहा है, कितना दे रहा है. तो एक तो ये है. और सब्सिडीज आर नॉट लाइक दैट. सब्सिडीज जो है, इट इज़ नॉट जस्ट एक एक्शन नहीं है जो सरकार करती है, बट एक सरकार की ड्यूटी है. ठीक है, मेन पर्पस ऑफ सब्सिडी इज नॉट टू गिव थिंग्स इन लेस और फॉर गवर्नमेंट टू अर्न लेस. मेन रीजनिंग बिहाइंड सब्सिडीज इज टू मेक श्योर कि जिन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली उतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमिक सर्कल. क्योंकि ये वो लोग हैं ना, अनएम्प्लॉयड पीपल हु आर नॉट गेटिंग इनफ मनी, पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ वेजेस टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. ये लोगों को सरकार इकोनॉमिक साइकिल में एडमिट नहीं कर पाई, इसीलिए वो गरीब रह गए, इसीलिए वो पीछे रह गए. और इनकी मदद करना सरकार की वो नहीं, अच्छाई नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है. सो दिस इज सब्सिडीज इज नॉट अ डिस्काउंट बिकॉज इट्स नॉट एट द विल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड थिंग्स टू पीपल. एंड सेकेंड, डिस्काउंट जो होता है ना, उसका आइडिया ये होता है कि अगर कोई चीज़ अगर बंदे ने 50 रुपये में खरीदी और वो आपको 40 में दे रहा है, इसका ये मतलब है कि उसने एक्चुअली उसको 30 में खरीदी थी. टेक्निकली उसका 20 प्रॉफिट होना था, लेकिन अब उसका 10 हो रहा है क्योंकि ही इज़ बीइंग जनरस, सो ही इज़ कटिंग डाउन ऑन हिज प्रॉफिट. Subsidies on the other hand is a pure kharcha. It's a kharcha. This is a money incurred by the government. एक cost है जो government को उठानी पड़ती है through budgetary resources. सरकार अपनी बजट में सब्सिडीज का एक हिस्सा बनाती है. ठीक है, जितना वो टैक्सेस ले रही है ऑल फ्रॉम एवरीवेयर, उस बजट में पहले से ही हिस्सा बना के रखती है कि इतना खर्चा सब्सिडीज पे होगा. इट्स नॉट कि सरकार के पास जैसे ऐसा नहीं है कि सरकार प्रॉफिट बना रही है और फिर उस प्रॉफिट में से सब्सिडीज दे रही है. नहीं 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 नहीं, सरकार इज ऑलवेज इन डेफिसिट. ठीक है, उनका खर्चा हमेशा से ही जो बोलते हैं कमाई से कम ही ज़्यादा ही रहता है. तो वो प्रॉफिट पे आपको डिस्काउंट नहीं दे रही है, सरकार का ये एक खर्चा ही है इन इटसेल्फ. सो दैट्स व्हाई इट सेड दैट सब्सिडीज आर मेजर्स व्हिच आर कॉस्ट.
incurred by the government through budgetary resources for the provision of goods, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि पब्लिक गुड्स नहीं है, ठीक है। ये सब्सिडीज जो है उन चीज़ों के लिए होती है जो पब्लिक गुड्स नहीं है। रीजन बीइंग, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब कि ऐसी चीज़ें, पब्लिक गुड्स यूजुअली उन्हें कहा जाता है वो चीज़ें जो किसी भी सिटीजन के लिए अवेलेबल है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे टैक्स पे कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, कहीं पे भी रह रहा हो, ऐसी चीज़ें जो हर कोई यूज़ कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम आर कॉल्ड पब्लिक गुड। दीज आर कंजम्पशन बाय एनीबॉडी, डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी। और इसका एक और ये है कि पब्लिक गुड अगर कोई यूज़ करता है तो उससे वो ख़त्म नहीं हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड है, अगर सरकार ने रोड बनाया है, अगर आप उस पर चल रहे हो तो आपके चलने से वो खराब नहीं हो जाएगा। इट कैन बी यूज ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल, तो वो है। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब सरकार किसी भी तरीके का रीजनिंग नहीं दे सकती है इसके लिए ये बोलकर कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूसिबल होते हैं, मतलब कि जैसे लग्जरी आइटम होते हैं ना, लग्जरी घड़ी, कार, ये सब एक्सक्लूडेबल है क्योंकि गवर्नमेंट भी लाइक कि हाँ आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, you can be excluded from this. This is luxury, this is something that you don't need to have a good life, you can live a good life without it. But food, you can't have a good life without food, right? So it should be non excludable. So public goods क्या होते हैं? नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। और सब्सिडीज यूजुअली इन पे नहीं दी जाती क्योंकि यूजुअली ये वाले गुड्स के ऊपर ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी होती है देने की सबके लिए, चाहे अमीर हो गरीब हो। सब्सिडीज इनके अलावा जो सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, उस पर गवर्नमेंट देती है जो कि इसेंशियल है और लोगों की अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, और गवर्नमेंट उसमें अपने बजट का एक हिस्सा रखती है देने के लिए। तो उसमें हो गया जैसे वो एग्जांपल, अगर फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी देती है, लोगों को गैस एलपीजी के लिए सब्सिडी देती है। उसके अलावा there are a lot of other subsidies on for example if you are of a certain age, उसके बाद आपको कंसेशन मिलता है रेलवेज में जाने में, कई सारे पब्लिक सर्विसेज में आपको कंसेशन मिलता है बिकॉज यू डिजर्व दैट, यू हैव रीच्ड अ पॉइंट एंड यू शुड बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। तो वो सब्सिडी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, पुलिस सर्विसेज, बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सेट्रा, इनमें कभी भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी आपको यूजुअली एलपीजी, गैस, खाना, इन चीज़ों में मिलेगी। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी एंड अंडरस्टैंड सब्सिडीज आर नॉट लाइक डिस्काउंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते नहीं हैं इस बात को कि सब्सिडीज़ को डिस्काउंट बोलना इज़ लाइक एक बोलते हैं ना कि कॉलिंग अ ड्यूटी एज मतलब पुलिस वाला पुलिस का काम करके आप पे एहसान नहीं कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। पुलिस वाले को अगर आपकी हेल्प कर रहा है और उसको आप बोले कि आप उसके एहसानमंद है, उसने देखो अपने मर्जी से हमारे लिए कितना अच्छा किया, तो यू शुड थैंक, येस ऑफ कोर्स यू शुड थैंक अ पर्सन फॉर हेल्पिंग यू, बट दैट्स व्हाट देयर जॉब इज, दैट्स व्हाट दे गेट पेड फॉर। तो इसीलिए एक तरीके से मुझे पसंद नहीं है जब सब्सिडीज़ को लोग डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा क्लासिस्ट अप्रोच है देखने का, क्योंकि सिर्फ अमीर लोगों को ही लगता है कि सब्सिडी जो है वो एक डिस्काउंट है गरीब लोगों के लिए। टेक्निकली इट्स समथिंग दैट द गवर्नमेंट मस्ट एंड शुड डू। अब कितने तरीके की सब्सिडीज होती है, यहाँ पे 4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। पहला डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ कि सब्सिडी किस एंड पे दी जा रही है। जो प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का बनती है तो आप कंज्यूमर को दे रहे हो या जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको दे रहे हो, उस बेसिस पे डिवीजन होता है। तो कंज्यूमर को जो दी जाती है, फॉर एग्जांपल एलपीजी पे जो सब्सिडी है वो कंज्यूमर सब्सिडी है। ओके, इट्स गिवन टू द बेनिफिट ऑफ इट इज गिवन टू द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट। प्रोड्यूसर एंड पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एमएसपी निकालती है गवर्नमेंट, वो प्रोड्यूसर एंड पे है। ये एक ऐसी सब्सिडी है जो सरकार फार्मर्स को दे रही है ताकि वो कोई पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करे, उनको पुश करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सब्सिडी दे रही है। दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सब्सिडी मतलब सीधे आपके खाते में पैसे डाल दिया। जैसे हमने अभी बताया कि जो 2013 एक्ट है उसमें लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर्स को पहले अनाज दिया जाता था, अब उन्हें डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। और उसके अलावा जैसे एलपीजी, अभी एलपीजी की सब्सिडी आई थी तो आप 1200 का खरीदते हो और फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, राइट। तो दैट्स बेसिकली डायरेक्ट पैसा देना। अगर गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में हाथ में पैसा दे रही है तो दैट्स डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब कि जब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को सस्ता कर देती है, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दे रही है लेकिन वो कुछ इस तरीके का प्रोविज़न बना रही है कि अगर आप वो कोई चीज़ खरीदना चाहो तो आपको मार्केट वैल्यू से बहुत कम सस्ते प्राइस में मिलेगी, तो आपका खर्चा कम कर रही है, तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। फिर है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या कि
बेसिकली जब सब्सिडीज होती है ना, तो जब बजट बनता है, अगर गवर्नमेंट ने बजट में ऑलरेडी लिख दिया, मतलब पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई इस चीज़ पे इतना इस साल खर्चा होने वाला है, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। अगर वो बजट के बाहर है और पब्लिक सर्विस में कोई सब्सिडी दी जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे में दी जाती है, रेलवे इज जनरली सस्ता फॉर एवरीवन, राइट, अगर तो वो तरीके की सब्सिडीज ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है, ये सबके लिए अवेलेबल है, बट ये हमेशा से ऐसी ही रही है। वैसे एक्सप्लिसिट में वो बजट में एक हिस्सा रखते हैं इस पैसे को खर्चा करने का। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक में बेसिकली क्या फ़र्क है? सोशल मतलब कि जब वो किसी की ज़िंदगी को अच्छा करे, लोगों को सोशल सर्विस दे, जैसे उनको ईजी हेल्थ और प्रोवाइड करे, हेल्थ सर्विसेज, अगर वो बीमार है तो दवाइयाँ एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट वुड बी सोशल पर्पस, ठीक है। जैसे और उसके अलावा जैसे और भी होती है, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हमारी लाइफ के, कि हम इजीली लोगों से कनेक्टेड रहें, हमारे पास एक अच्छी कम्युनिटी हो, सोशल बेटरमेंट बेसिकली। उसके लिए अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो इसमें आता है। इकोनॉमिक सब्सिडी बेसिकली इस तरह की सब्सिडी जिससे आपको लाइवलीहुड मिले या आपकी लाइवलीहुड बेटर हो, ठीक है, आप और कमा सको अपना, और मतलब आपको कमाने में आसानी हो, उस सब से रिलेटेड अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो इकोनॉमी कहती है। फॉर एग्जांपल पावर, जितनी भी फ्यूल की सब्सिडीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल पे, ये सब सब्सिडीज़ जो है या वो इकोनॉमिक में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज इन वेरियस सेक्टर्स। किस किस सेक्टर्स में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है? हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेलफेयर ऑफ ST/SC, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़ एंड अदर्स। बेसिकली जहाँ हर जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। वैसे तो पहले के टाइम में यूजुअली सब्सिडीज़ अप्लाई होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती थी, तो सब जगह सेम होती थी। अगर किसी स्टेट ने में लगाई है तो स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट में सेम पॉलिसी अप्लाई होती थी। लेकिन नाउ विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर टारगेटेड पॉलिसीज़, क्योंकि हो सकता है ना कि हर जगह हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी जगह पे हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, सोशल वेलफेयर की प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन की और सैनिटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो सब्सिडीज़ लगाई जाए। इससे ना सरकार के जो बजट का पैसा है उसका ज़्यादा बेटर इस्तेमाल होता है। कुछ डाटा देख लेते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके की मेजर सब्सिडीज़ रही है। 22-23 से 23-24 को डाटा को कंपेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 चीज़ों पर, फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल। इन 3 पर कितनी सब्सिडीज़, कितना पैसा खर्चा करा है इन करोड्स, वी आर गोइंग टू सी। तो आप देखोगे इन फूड वी आर सीइंग अ रिडक्शन फ्रॉम 2.87 टू 1.9। फर्टिलाइज़र में भी हम रिडक्शन देख रहे हैं फ्रॉम 2.25 से 1.75। द ओनली इंक्रीमेंट वी आर सीइंग इज इन फ्यूल विच इज़ फ्रॉम 9100 टू 2250। सो इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, बट टोटल अमाउंट जितना सरकार ने खर्चा करा है पिछले साल से कंपेयर टू इस साल, वो कम हुआ है। इस पे इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट टू मेक अ कमेंट की ऑन दिस कि गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पेंडिंग लेस, क्योंकि इसका लोग बोलेंगे देखो कम खर्चा कर रहा है, तो हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि कम ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि है ना हमारी कंट्री, देश बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। ऑन द अदर हैंड पीपल कैन ऑल्सो से कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है, राइट। तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट अ डाटा, इसका एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। डोंट मतलब विल टॉक अबाउट इट आगे, बट इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स। देयर आर मल्टीपल रीजंस टू व्हाई गवर्नमेंट reduces or increases the amount of money they spend on subsidies. Now let's talk about price subsidies. Although price subsidies have helped poor household fight inflation and price volatileness, they have not transformed the standard of living. Price subsidies क्या होती है? जब चीज़ों का प्राइस घटा दिया जाता है so that it's more accessible to everyone. ठीक है, कई सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके प्राइस को सरकार कम कर देती है। अब although प्राइस कम होने से बहुत सारी गरीब हाउस होल्ड जो हैं उन दे आर एबल टू फाइट इन्फ्लेशन और दे आर एबल टू मैनेज देयर हाउस होल्ड व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट, लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क नहीं आया है लोगों की। रीज़न बिकॉज प्राइस सब्सिडीज़ जो होती है ना वो रिच हाउस होल्ड को ज़्यादा बेनिफिट करती है। क्यों? क्योंकि मान लो अब सरकार ने बोला है कि वैसे तो गैस 1200 रुपये का है, लेकिन हम सब्सिडी में आपको दे रहे हैं 600 रुपये का, ठीक है, तो हाफ हम वी आर टेकिंग हाफ ऑफ द कॉस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इफ़ यू सी हाउ मच LPG इज़ यूज्ड और हाउ मच फूड इज़ कंज्यूम्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज, इन चीज़ों पे जब पैसा काटा जाता है, क्योंकि
अमीर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, इसलिए उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। मेरे लिए एज अ पुअर पर्सन जो अपनी एक टंकी को कोशिश करता है 1.5 से 2 महीने चलाने का, मुझे 2 महीने में सिर्फ 600 रुपये का फ़ायदा हुआ। वहीं एक अमीर इंसान जो है, जो ऑलरेडी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, उसने अपने 1 महीने में 2 टंकी यूज़ करी, उसको 1 महीने में 1200 का फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे 1 महीने में सिर्फ 300 का फ़ायदा हुआ। सो इवन तो फ़ायदा मुझे भी हुआ, उसको भी हुआ, लेकिन गरीबों को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। इट बेनिफिटेड पुअर पीपल मोर बिकॉज दे यूज़ मोर स्टफ, ठीक है। तो कई सारी स्टेट में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज करी है, और इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि रिच हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मिला फ़ायदा गरीब हाउस होल्ड को भी, लेकिन उतना नहीं मिला। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर वाटर एंड LPG सिलेंडर्स, कि क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन रिच पीपल का होता है, इसलिए उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इससे क्या हुआ, इट डेफिनेटली हेल्प द पुअर, बट इट डिड नॉट राइज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब इट डिडंट हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ मिजरी। ऐसा नहीं हुआ कि इन सब्सिडीज़ के कारण कई सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, ये नहीं हुआ, सिर्फ हेल्प हुई, एक तरीके से मदद हुई। प्राइस सब्सिडीज़ जो होती है ना, उसका एक और प्रॉब्लम है कि वो इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करती है और अल्टीमेटली पुअर को हर्ट करती है। क्योंकि क्या होता है, एक मार्केट में किसी चीज़ का क्या प्राइस होगा, ये डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई पर, राइट। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि स्केर्स रिसोर्स है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। सेम अगर डिमांड कम है और रिसोर्स ज़्यादा स्केर्स नहीं है, तो उसकी प्राइस गिर जाएगा। बट जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस अननेचुरली चेंज करती है, तो उससे इट मोटिवेट्स पीपल टू डू द अपोजिट। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 2 चीज़ें हैं, बाजरा और मिलेट, ज्वार मान लो, तो मैंने अगर सरकार ने ज्वार के ऊपर MSP लगाई, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ज्वार उगाएंगे। मार्केट में ज्वार बहुत सारी हो जाएगी, तो ज्वार के प्राइस गिर जाएंगे, ठीक है, सरकार उस पर सब्सिडी दे देगी और गिर जाएंगे। बट उल्टा क्या होगा, बाजरा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ इट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऑन व्हीट एंड राइस परचेजिंग एट मिनिमम प्राइस। उसके कारण क्या होता है, बिकॉज प्रोक्योरमेंट क्रॉप्स होता है, फार्मर जो है वो नॉन MSP वाली सपोर्टेड चीज़ें नहीं उगाना चाहता। तो अगर सरकार राइस पे देती है MSP और व्हीट पे नहीं देती है, तो ज़्यादातर लोग फिर राइस उगाएंगे, तो व्हीट नहीं कम उगेगा। व्हीट कम उगेगा तो दैट मीन्स व्हीट का वो कम हो जाएगा, कितना, रिसोर्स कम हो जाएगा, रिसोर्स कम हो जाएगा तो पैसे बढ़ जाएगा। तो वहाँ एक चीज़ में तो आप उनका फ़ायदा कर रहे हो कि उनको सस्ते में राइस मिलेगा, पर दूसरी जगह उनका दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। इसके कारण क्या होता है, जब भी सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होता है, तो नॉन MSP वाले जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइस बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, इससे और फूड इन्फ्लेशन होता है। तो अनलेस गवर्नमेंट हर चीज़ पे MSP दे, अगर क्यों, और हर चीज़ पे तो देगी नहीं, बिकॉज सरकार भी एट द एंड ऑफ द डे कुछ एजेंडा है ना। अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर MSP लगा रही है, बिकॉज दे हैव अ प्रोपेगेंडा इन लॉन्ग टर्म, बट उसके जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं ना, वो कई बार इन्फ्लेशन और बढ़ा देते हैं कम करने के बजाय। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा MSP मतलब यूजुअली सब्सिडीज देती है ऐसे अनाज पर जो मास कंजम्पशन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, हैवी ग्रेन्स। तो क्या करेगी गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज ऑन समथिंग लाइक मिलेट्स, बट एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द सेम सब्सिडीज ऑन रेगुलर ग्रेन्स लाइक पल्सेज एंड दाल्स एंड वीट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिलेट्स उगाएंगे, इसलिए मिलेट्स का प्राइस तो गिर जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों का महंगा हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल नॉट हैव मच चॉइस, दे विल हैव लेस चॉइस इफ अदर थिंग्स गेट एक्सपेंसिव। सो ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर थर्ड इज लीकेजेस अंडरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ प्राइस एंड प्रोडक्ट्स। प्राइस सब्सिडीज आर प्रोन टू लीकेजेस एंड वेस्ट बाय गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इंटरनल करप्शन एज वेल एज, जब वो स्टोर करके रखती है तो चीज़ें खराब हो जाती है, उसके कारण बेसिकली लीकेजेस मीन्स क्या, वेस्टेज। तो अगर जितना ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम में लीकेज होंगे, वेस्टेज होंगे, करप्शन होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को भी और सरकार को भी। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेलिंग फर्टिलाइजर एट बिलो मार्केट रेट। इससे क्या होता है, एजेंसीज इन्वॉल्व इन सेलिंग यूरिया इन द डोमेस्टिक मार्केट में डाइवर्ट टू सेलिंग इन नेबरिंग कंट्रीज। मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक मार्केट प्राइस जो है वो है 50 रुपये, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी निकाली, बोला कि आप जो है 50 में नहीं बेचोगे, आप इसको 40 में बेचोगे और यू विल टेक 10 रुपीज़ फ्रॉम मी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, द कंपनी
कैन मेक मोर प्रॉफिट ऑन दिस बट कैन नॉट, बिकॉज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है प्राइस कि उसको इतने पे ही बेचना है और सरकार भी उतना ही पैसा देगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो बंदा इस चीज़ पे काम कर रहा है, जो इंसान फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, वो क्या बोलेगा, मैं क्यों इंडिया में काम कर रहा हूँ जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं कमाने दे रहे, मैं एक्सपांड कैसे करूँगा। हर बिजनेस का मेन एम होता है एक्सपांड करना। अगर मेरा प्रॉफिट का मार्जिन ही नहीं बढ़ेगा तो मैं एक्सपांड कैसे करूँगा, मैं तो वहीं रह जाऊँगा जहाँ था हमेशा से। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मेरी कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। अब अगर ऐसा होगा तो इसकी कमाई नहीं बढ़ेगी तो ही विल बी लाइक कि मैं यहाँ क्यों बेच रहा हूँ, मैं बाहर जाके बेच देता हूँ। ठीक है, तो इट विल डायरेक्ट, फिर वो क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, तो मैं या तो फर्टिलाइजर का काम ही नहीं करता हूँ या इंडिया छोड़ के बाहर सेल करने लग जाता हूँ। उससे क्या होगा, फाइनली क्योंकि सामान बाहर चला जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, स्कैरसिटी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी कम है, प्राइस और बढ़ेगा, सरकार को भी नुकसान होगा और फार्मर्स को भी नुकसान होगा क्योंकि दे विल नॉट बी इनफ। तो कई बार जब हम आर्टिफिशियली डिमांड सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो उसके ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ये तभी पता चलता है करने के बाद, और इसलिए हमेशा फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए भी आपको पता होगा कि कई बार जो IMF वगैरह लोन देती है ना, वो हमेशा यूजुअली सब्सिडीज़ मना इसीलिए करती है क्योंकि सब्सिडीज़ में नुकसान होने का बहुत ज़्यादा सोशली वेलफेयर होता है लोगों का। येस, डेफिनेटली लोगों को चीज़ें सस्ते में मिलती है, और जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं या जिनकी जो इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो चुके हैं किसी भी कारण से, जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है, उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है, दे डेफिनेटली गेट समथिंग, बट इट्स नॉट वर्थ द कॉस्ट। क्योंकि जो पैसा सरकार इस वक्त सब्सिडी में लगा रही है वो सरकार एक्चुअली दूसरी चीज़ में लगा सकती है जहाँ से वो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का कुछ ज़रिया निकाल सकती है। तो जो लोग इकोनॉमिक साइकिल के बाहर जा चुके हैं, जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है, उनको एक्चुअली फ्यूचर में लाइवलीहुड मिल जाएगी। इट्स लाइक मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन कि अभी जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाऊं या फ्यूचर में जो लोग भूखे होने वाले हैं उनके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट करूं, वो डिसीजन होता है। इसलिए कई बार IMF बोलती है कि सब्सिडीज से ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कंट्री आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए वो IMF लोन देती है तो हमेशा सरकार को सबसे पहले सब्सिडीज़ को कम करने के लिए बोलती है और इकोनॉमी में पैसा लगाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एज वी ऑलरेडी रेड, DBT बेसिकली मीन्स कि जब भी कोई कंज्यूमर कुछ खरीदता है या प्रोड्यूसर कुछ बेचता है तो उसको सब्सिडी जो दी जाती है वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अगर मान लो कोई खरीद रहा है, LPG खरीद रहे हो तो आपने 1200 में खरीदी, 600 रुपये सीधे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। या फिर जैसे किसी फर्टिलाइज़र वाले को सब्सिडी दी तो जैसे ही कोई फर्टिलाइज़र वाला सेलर सेल करेगा उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। तो डायरेक्टली पैसे आते हैं। इससे 2-3 फायदे होते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, बिकॉज आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो, लोगों के हाथ में उनके पैसे वापस दे रहे हो, बजाय के जब आप जनरली किसी चीज़ को सस्ता करते हो तो यू डोंट नो हु इज़ एक्चुअली बाइंग, बट इन दिस केस यू नो एग्जैक्टली वेयर इट्स गोइंग। प्लस इसमें क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ये सब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, प्रोसीजर कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए सरकार के वहाँ पे भी पैसे बचते हैं और करप्शन के चांसेस भी कम होते हैं बिकॉज इट गोज डायरेक्टली इनटू द अकाउंट। सो देयर इज नो वे समवन कैन बीच में से खा सकते हैं। प्लस इसके लिए ज़रूरी है कि आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट हो, और ये एक बाधा बन जाती है कभी कभी अगर आपके पास नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट वाज मेकिंग इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर आधार एंड लिंक इट टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, इससे लीकेजेस और डाइवर्शंस जो है बहुत कम होते हैं। DBT हैज़ बीन वन ऑफ गुड सब्सिडीज। कैश ट्रांसफर्स फ्री अप प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो मार्केट पे इफेक्ट कम होता है क्योंकि मार्केट में तो LPG अभी भी 1200 की ही बिक्री है ना, तो मार्केट के डिस्टॉर्शन कम होते हैं और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है। जो गवर्नमेंट जिस कारण से सब्सिडी लगाना चाह रही है कि जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है वो अफोर्ड कर पाए, वो डायरेक्ट एलोकेशन हो जाता है, फंड्स किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं देना पड़ता है और इट्स मच ईजियर एंड डायरेक्ट इन दैट वे। और इसके कारण इवन इन डूइंग DBT LPG सब्सिडीज़ के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए जो है इस साल में गवर्नमेंट ने बचाए हैं विथ फॉलोइंग दिस। इनकम सपोर्ट बेसिकली आइडिया है कि अब देखो जो भी सब्सिडीज होती है वो तो या तो कुछ खरीदने पे होती है या कुछ बेचने पे होती है। अब इससे क्या होता है, अगर इंसान अगर वो इतना गरीब है, इतना आउट ऑफ, जैसे अगर मैं फार्मिंग नहीं कर रही हूँ तो मुझे फार्मिंग सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन इफ आई एम लिविंग इन अ रूरल एरिया, इवन इफ आई एम वर्किंग एज एग्रीकल्चर लेबर, मैं खुद फार्मिंग नहीं कर रही हूँ तो फार्मिंग सब्सिडीज़ मुझे अफेक्ट नहीं करती है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे अलग दूसरी चीज़ें हैं लोग करते हैं। तो हर काम के हिसाब से पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती। तो वहाँ पे एक आइडिया आता है कि इनकम सपोर्ट दी जाए, विच बेसिकली मीन कि इंस्टेड ऑफ लिंकिंग सब्सिडीज टू अ पर्टिकुलर परचेज और सेल,
सीधे लोगों को सैलरी ही क्यों ना, मतलब इनकम ही क्यों ना दे दी जाए उनके हाथ में। बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो पब्लिक को बिना किसी क्वेश्चन के हर महीने, हर 6 महीने में या जो भी है दे दिया जाए। और द आइडिया इज दैट जो सब्सिडीज और डीबीटी होती है ना, वो तभी काम करती है जब इंसान कुछ खरीदता है बेचता है। नहीं कर रहा है अगर वो, तो उसको सब्सिडी का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, और ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि आप कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेचने खरीदने पे पैसा सब्सिडी नहीं लगा रहे हो, इसलिए व्हाट इट डज इज कि उसका मार्केट पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि अब आप ये नहीं बोल रहे हो ना कि आप बेसिकली किसी भी तरीके से सब्सिडी फर्टिलाइजर मार्केट या फ्यूल मार्केट को हाथ ही नहीं लगा रहे हो, आप सीधे लोगों को पैसे दे रहे हो, वो चाहे तो कुछ भी करे उससे, कोई सा भी किसी भी प्रकार का अनाज का। जैसे अब मान लो आपने फूड पे सब्सिडी दी, चावल पे सब्सिडी दी। अब व्हाट इफ आपने एक प्रकार के चावल पे दी लेकिन वो इंसान को दूसरे प्रकार का चावल खाना है, तो फिर उसके लिए सब्सिडी नहीं हुई ना वो, क्योंकि व्हाट ही वांटेड ही डिडंट गेट, राइट। अब ऐसे में अगर आप उनको पैसा ही दे दो सीधे, तो फिर वो उनकी प्रॉब्लम है ना कि वो कहाँ से क्या खरीदना चाहेंगे। दे शुड बी गिवन दिस टाइप ऑफ ऑटोनॉमी ओवर इट। सो उसका एक ही आइडिया है। और दूसरा है इनकम कैन बी गिवन टू अ क्लास ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि इनकम फिर आप किसी पर्टिकुलर क्योंकि इट्स नॉट लिंक टू अ प्रोडक्ट, आप एक पर्टिकुलर क्लास को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान जो है वो फार्मर्स के लिए होती है। एक आइडिया ये भी आया है कि एक देश को पूरे अपनी सारी पॉपुलेशन को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, ठीक है। ये 1-2 जगह पे कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट भी हुआ है एंड इट्स बीन सक्सेसफुल। इसके क्रिटिसिज्म भी है, बट द आइडिया इज कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली क्या बोलती है, एक बहुत रेडिकल और कंपेलिंग पैराडिग्म है, थ्योरी है, आइडिया है, जो बेसिकली बताता है कि जिससे सोशल जस्टिस भी हो सकता है और इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी भी होगी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमको सबको पता है कि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हैं और जो किसी पर्टिकुलर साइंस में उनको बहुत इंटरेस्ट है। नहीं देखते हैं जो अच्छे घर से नहीं, मतलब थोड़े पुअर घर से लोग आते हैं, तो बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है फोटोग्राफी में या फिर पेंटिंग में, बट उसकी सिचुएशन ऐसी है बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस और पावर्टी रीजंस, क्योंकि किसी किसी घर में ना कुछ चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। मतलब जैसे यूजुअली ऐसा कहा जाता है बिजनेस फैमिलीज डोंट रियली लाइक आर्ट दैट मच, एटलीस्ट आई रिमेंबर आई वाज इनटू आर्ट बट आई वाज नेवर, पेरेंट्स डोंट रियली पुश यू टू बिकम एन आर्टिस्ट, दे वांट यू टू बिकम समथिंग दैट विल एक्चुअली अर्न गुड मनी रादर। तो अब हो सकता है कि मुझे मैं जो पैदा हुआ हूँ, मुझे हो सकता है कि पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, और अगर मैं पेंटिंग परस्यू करता तो मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाता, मैं इंडिया के लिए बहुत पैसे कमाता, मेरी पेंटिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकती। लेकिन क्योंकि मैं इस तरीके के घर से हूँ कि मुझे वो सब छोड़ के इंजीनियरिंग करके या बीए करके मुझे नौकरी पे लगना पड़ा, तो मेरी वो जो एबिलिटी है वो ख़राब हो गई ना। अब बेसिक इनकम का ये फ़ायदा है कि इससे सोशल जस्टिस होगा, मतलब कि जिसको जो चाहिए बेसिक चीज़ें खाना, हर इंसान जो पैदा हुआ है उसका अधिकार है कि उसे बेसिक खाना, साफ़ हवा, पानी मिले, रहने के लिए घर, कपड़े मिले। तो एक सोशल जस्टिस भी होगा और इनकम इकोनॉमी की पावर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिकॉज जब लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि उनकी अगली मील कहाँ से आएगी, तो वो अपने पैशन पे, जिस चीज़ पे वो अच्छे है उस पर फोकस कर सके ना। सो यू विल गेट, अब ऐसा नहीं होगा कि यू विल गेट दीज पीपल, आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं पर उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। सो यू विल नॉट हैव दीज पीपल हु आर ग्रेजुएट बट नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक्स बिकॉज दे डिड इट बिकॉज दे नीडेड टू डू इट, रादर दे वुड परस्यू व्हाट दे वांट टू डू एंड यू विल हैव डेडिकेटेड पीपल। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, सो इसका प्रेमाइज यही है कि सबको, हर इंडिविजुअल को एक मिनिमम इनकम दी जानी चाहिए, और जो और ऐसी इनकम हो जिस पे वो डिपेंडेंट हो सके। मतलब कि अगर मैं नहीं काम करना चाहती तो ऐसा मैं भूखी ना मरूँ, बेसिकली इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई शुड बी एबल टू। मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आई एम रिलीजियस, या और मेरी रिलीजन में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना जो बोल नहीं सकते जानवर, उनकी सेवा करनी चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती बिकॉज उनकी सेवा करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा करने के लिए नौकरी चाहिए, और जब मैं नौकरी करती हूँ, अपना घर देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं उनका ध्यान दे सकूँ। ऐसे में अगर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो इफ़ आई एम गेटिंग फिक्स इनकम, मुझे पता है हर महीने मुझे गवर्नमेंट से इतना पैसा मिल जाएगा, इसमें मेरा खाना हो जाएगा, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर जॉब दैट आई विल डू, so as to I can focus my entire energy on doing what I like to do and then I'll do it better. That's basically the idea behind it. ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी नेसेसरी मटेरियल है एक इंसान को जीने के लिए वो ऑलरेडी मिल जाएगा, उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी और वो फिर अपनी पसंदीदा चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, और अनकंडीशनल और यूनिवर्सल होनी चाहिए बेसिक इनकम। ठीक है, मतलब क्या कि कोई कारण नहीं होना चाहिए कि आपको इनकम ना मिले। आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपको हर महीने इंडियन सरकार की तरफ से बेसिक मिनिमम इनकम आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू विथ इट, हाउ
वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, नथिंग, ठीक है। और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, पीरियोडिक, मतलब कि एक साथ लमसम पैसा नहीं दिया जाता, एक पीरियड पे दिया जाता है, हर महीने, 2 हफ्ते में, हर 3 महीने में, फिक्स पीरियड पे दिया जाता है। कैश पेमेंट होती है, मतलब वाउचर्स नहीं दिए जाते कि आपको वाउचर दिया है कि आप चाहो तो इससे जाके अनाज खरीद सकते हो, ऐसा वाउचर नहीं है, कोई कैश नहीं है, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपकी मर्जी, उससे आप जो भी करो। दान में देना है दान में दे दो। कई लोग होंगे जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे, उन्हें पैसे मिल रहे होंगे, तो हो सकता है वो सरकार की इन पैसों की जरूरत ना हो, तो हो सकता है दे विल they'll put this money in investment in saving, हो सकता है they'll give it to people who need it more, हो सकता है they will use that to start a new business. People can do whatever. It doesn't mean that they have to do what the government is asking. It's their income, they can do whatever they want to do it. Okay, इसलिए it's not paid in kind or vouchers, it's directly paid in their accounts in cash. हर इंडिविजुअल को दिया जाता है, हाउस होल्ड को नहीं दिया जाता है। हाउस होल्ड में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जैसे हमने देखा ही है ना कि इफ़ यू गो इनटू मोर कंजर्वेटिव सोसाइटीज़, तो हाउस होल्ड का हेड जो होता है वो यूजुअली मेल, एल्डर मेल होता है, उसके अंडर में उनके छोटे भाई बहन बच्चे सब होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक इंसान के हाथ में सारा पैसा होता है, तो दूसरे लोगों को फिर हैव टू मैनेज। तो ये यूनिवर्सल इनकम इज़ नथिंग टू डू विथ हाउस होल्ड, आप हर इंडिविजुअल को दी जाती है। यूनिवर्सल है मतलब कोई ज़रूरी नहीं, आपको कोई टेस्ट पास नहीं करना है इसको देने के लिए, इट विल बी पेड विदाउट टेस्टिंग। एंड अनकंडीशनल मतलब ऐसा कोई कंडीशन आपको पूरी नहीं करनी चाहिए कि अगर आप काम कर रहे हो तो ही आपको मिलेगा, आप फालतू भी बैठे हो तो भी आपको मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। द रीज़न बिकॉज जैसे इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमने फिजिकल डिसेबिलिटी देखी है, राइट, कि कई सारे लोग हैं जो नहीं काम कर पाते बिकॉज उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं या वट एवर डिजीज़ दे हैव, तो दे आर समटाइम्स दे हैव टू प्रपोर्ट टू बेगिंग ऑन द रोड्स। बट देन वी ऑल्सो नो दैट देर आर, और कई बार ना आप देखोगे, मैंने ये बहुत सुना है कि माई पेरेंट्स ओनली डू दैट दे विल गिव मनी इफ द बेगर डजंट हैव लाइक लेग्स और हैंड्स और इज ओल्ड। ओके, अगर वो बहुत बूढ़े हैं और बहुत ज़्यादा इनेबल है काम करने के लिए, तो मेरे माई पेरेंट्स उनको पैसा देते हैं। अगर वो एबल्ड बॉडी हैं तो वो उनको, गरीबों को, जैसे अगर कोई बेगर आता है तो उनको पैसा नहीं देते हैं। बट यू अंडरस्टैंड, एक फंडामेंटल इशू है इसके साथ में, आप फिजिकल डिसेबिलिटी देख रहे हो, आप मेंटल डिसेबिलिटी नहीं देख रहे हो सकता है वो इंसान शरीर से में पूरा कंप्लीट हो, बट हो सकता है ही सफरिंग फ्रॉम लाइक उसको चोट लग गई हो सिर में एंड ही इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मसल्स नहीं काम कर रहे, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो इंटरनल जो सामने नहीं दिख रही हो, क्रॉनिक पेन होता है, लंग्स इशू होते हैं कभी कभी, देयर आर पीपल हु आर बॉर्न विथ वेरी वीक लंग्स, तो वो क्या करते हैं, उनको एजमा होता है, वो कुछ काम कर ही नहीं पाते, पूरा शरीर बढ़िया है, काम करता है, लेकिन दे कैन नॉट वर्क। अब क्या होता है, ऐसी जो बीमारियां होती हैं ना, वो सामने फेस पे नहीं दिखती है, हाथ पैरों पे नहीं दिखती है, तो देन हाउ डू यू नो दिस पर्सन इज विलिंग टू वर्क और नॉट विलिंग टू वर्क। विलिंगनेस टू वर्क ना बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। इसका एक, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक क्रिटिसिज्म है कि ये सब तो अगर लोगों को हाथ में आप पैसा दे दोगे तो लोग तो काम ही नहीं करना चाहेंगे, बट यू फॉरगेट दैट लॉट ऑफ पीपल डू free internship, unpaid internship. People are there working at their home. Mothers have been working without any thank you, without any monetary purpose से मम्मियाँ घर में काम करती है। तो ये कहना कि अगर आप लोगों को पैसे दे दोगे तो वो काम नहीं करेंगे, दैट्स लाइक, कुछ लोगों के लिए दिस इज ट्रू, देयर विल बी सम पीपल जिनको अगर आप पैसा दे दो तो वो दे वुड प्रेफर टू रादर कंप्लीटली गेम खेलने लग जाए, लेकिन पीपल एक्चुअली गेट वेरी बोर्ड एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन देयर लाइफ, एंड द आइडिया काइंड ऑफ बेसिस इटसेल्फ इनटू द अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डू यू थिंक अ ह्यूमन बीइंग इज, एक इंसान किस तरीके से है, कैसा है, क्या उसकी बोलते ना प्रवृत्ति क्या है, कि अगर आप मानते हैं कि इंसान बुरे ही होते हैं और वो हमेशा दूसरों को ठगने की ही कोशिश करते हैं, आलसी ही होते हैं, तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई आप पैसे दे दोगे किसी को हर महीने बिना कुछ काम किए तो वो तो खर्चा करेगा, बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, गल जाएगा। बट इफ़ यू आर पॉजिटिव, if you think something like people actually want to work out of their willingness to work, तो then this would have no impact on it. It will only impact people who actually cannot, जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे ज़्यादा कमाई नहीं होती है, उनको फ़ायदा मिलेगा. So it depends on what you think about human beings. But many countries have tried universal basic income and it's been quite successful in terms, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकार नहीं पहुंच पाती, वहाँ तक भी ये जो है हेल्प पहुंच जाती है.
नेक्स्ट इज फ्यूल सब्सिडीज़ की बात करें तो पहले चारों जो थी एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, चारों पे सब्सिडीज़ दी जाती थी। पेट्रोल और डीजल की 2002 में बंद कर दी। उसके बाद एलपीजी की थी, उसको सब्सिडीज से हटा के डीबीटी पे ले आए हैं, और केरोसिन को कम्प्लीटली हटा दिया है। अभी इस वक्त एलपीजी जो है वो 12 सिलेंडर पर ईयर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है अकाउंट में। केरोसिन की बात करें तो पहले ट्रेडिशनली दिया जाता था, तो उस पर राशन की दुकान पे केरोसिन भी मिलता था, क्योंकि रूरल एरिया में इट वाज वन ऑफ द मेन फ्यूल्स ऑफ लाइटिंग एंड कुकिंग। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कवर बढ़ता गया और ये सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और उज्ज्वला योजना जो आई, तो उसके बाद धीरे धीरे और क्योंकि एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी विलेज तक पहुंचने लग गया और स्टेडिली केरोसिन का यूज़ कम हो गया, एंड फाइनली दे बेसिकली ट्राई टू जैसे डीजल कार्स को कैसे दे आर ट्राइंग टू फेज आउट, वैसे दे नॉट डीजल कार्स लाइक पुरानी वाली कार्स जो है ना, जो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स पहले बनती थी, कैसे फेज आउट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे देव ऑल्सो ट्राई टू फेज आउट केरोसिन। और अब वी हैव रीच दैट पॉइंट वेयर केरोसिन इज़ नॉट यूज अलॉट, ज़्यादातर जगह पे या तो इलेक्ट्रिसिटी या एलपीजी पहुंच चुका है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सब्सिडी जो गवर्नमेंट करती है इस वक्त, इट इज़ फर्टिलाइजर सब्सिडी। देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स: यूरिया, डी अमोनियम, फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और ये कॉम्प्लेक्स है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये 4 टाइप के होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, इंपोर्ट कितना है, टोटल कंजम्पशन कितना है, डाटा दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम, ये पूरा ही इंपोर्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता है। ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं ज़्यादातर वो घर पे मतलब डोमेस्टिकली बनते हैं। यहाँ पे देखो तो भी यूरिया में नाइट्रोजन भी ज़्यादातर 25% जो है वो यूनिट जो है वो इंडिया में बनती है, 10% बाहर से आती है, एंड फॉस्फोरस जो है 5 डोमेस्टिकली बनता है, 7 जो है इंपोर्ट होता है। तो ये कंडीशन है इस वक्त ऑफ कितना फर्टिलाइजर्स बाहर से आता है और कितना कंज्यूम होता है, कितना कंट्री के अंदर बनता है, ठीक है। वाइल द प्राइस ऑफ यूरिया इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, यूरिया जो है एक, इसका प्राइस गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बाकी जो तीनों है वो फ्री ऑन मार्केट है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत इसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ये 3 हैं, इनके कॉम्बिनेशन के होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो यूजुअली जो ये कॉम्बिनेशन होता है इट इज़ चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ की सॉइल की हम बात करें, बट जनरली उनका रेशो 4:2:1 होता है, मतलब 4 पार्ट्स यूरिया, 2 पार्ट्स फॉस्फोरस, 1 पार्ट पोटेशियम। इस तरीके का एक मिक्सचर यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉइल यू आर। अब सब्सिडीज़ फर्टिलाइजर्स पे कैसे मिलती है? सबसे पहले तो जो सब्सिडीज़ है वो कंपनीज़ को दी जाती है, जो कंपनी सब बनाती है फर्टिलाइजर्स उनको दिया जाता है कि जब भी वो बेसिकली जिस मार्केट प्राइस में ही बेचेंगे, जो मार्केट प्राइस है उस पर सब्सिडी दी जाती है, और उस सब्सिडाइज प्राइस पे वो फार्मर्स को बेचते हैं, और उनको बेसिकली जब वो एक्चुअल सेल कर देते हैं, जब फर्टिलाइज़र बेचने वाले बनाने वाले जब सेल करते हैं, रिटेल करते हैं फार्मर्स को, तब ऑन सेल सरकार उनको ये सब्सिडी देती है, और जो प्राइस होता है सब्सिडी जो फर्टिलाइज़र का वो गवर्नमेंट ऑलरेडी फिक्स कर देती है, मार्केट प्राइस लेती है, उसमें सब्सिडी माइनस करती है जो भी उस प्राइस पे, दिस इज़ द फार्मर्स प्राइस जिस पे फार्मर्स खरीदते हैं। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, बेसिकली जो सब्सिडाइज प्राइस है ये डायरेक्टली उनको दे देती है जो बेच रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक उनका जो रिटेलर होता है ना, उनके पास एक मशीन होती है जो बेसिकली इस पोर्टल से लिंक्ड होती है, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स उर्वरक डीबीटी पोर्टल। जब भी जैसे ही वो बेसिकली किसी भी किसान को अगर फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं, राइट, तो उनको उनका आधार कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड नंबर लगाना होता है। जैसे ही वो ये नंबर लगाते हैं वो इस प्राइस पे फार्मर को बेच देंगे, बचा हुआ जो है वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ प्रोडक्शन साइड पे फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज़ बढ़ती है। उसके बाद एक है गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव जो लिया गया है, विच इज़ कॉल्ड नीम कोटेड यूरिया। बेसिकली यूरिया के ऊपर नीम का ऑयल लगा दिया जाता है, इसे नीम कोटेड यूरिया कहते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मैंडेटेड कि जितने भी डोमेस्टिकली यूरिया बनता है वो सब इसी तरीके का यूरिया बनाएंगे, बिकॉज एक तो यूरिया का जो प्रोसेस होता है घुलने का वो धीरे हो जाता है, उसके कारण मतलब वेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, बिकॉज धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, बिकॉज ऊपर ऑयल की एक लेयर होती है, उसका यूसेज कम हो जाता है, इसलिए लोगों को कम खरीदना पड़ता है और उससे यील्ड भी बढ़ती है ना। धीरे धीरे अगर मतलब सॉइल में अगर निकल रहा है यूरिया कंपेयर टू डायरेक्टली पुटिंग,
तो इससे क्या होता है कि यू नीड लेस, इट गेट सीक्रेटेड स्लोली एंड लोगों को भी कम लगता है, मतलब फार्मर्स को भी कम यूज़ करना पड़ता है और प्रोसेस जो होती है नाइट्रिफिकेशन की वो कम हो जाती है। तो दिस इज़ द फायदा ऑफ नीम कोटेड यूरिया। अब ये जो न्यू यूरिया पॉलिसी है ये 2015 में आई थी, मई 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसका एम यही था कि डोमेस्टिकली यूरिया का प्रोडक्शन बढ़े 2 मेट्रिक टन एनुअली। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट यूरिया को प्रोड्यूस करने में ना एनर्जी बहुत लगती है, तो किस तरीके से हम ऐसा प्रोडक्शन करें यूरिया का जिसमें एनर्जी कम लगे, प्लस क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगेगी तो उसकी कॉस्ट नीचे आएगी तो सरकार को इतनी सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, तो सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो कम होगा। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, अब इसमें क्या हुआ है, एक ये नया तरीका है, इसी के अंडर है ये यूरिया पॉलिसी के अंदर कि इंस्टेड ऑफ, अब देखो क्या होता है ना, जैसे आपकी सॉइल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना परसेंटेज यूरिया चाहिए, कितना परसेंटेज फॉस्फोरस चाहिए, कितना परसेंटेज पोटेशियम चाहिए, राइट। अब क्या होता है कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो कंपनीज अपने अब कंपनी जो बना रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेचेगी अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से, तो इंस्टेड ऑफ दैट उस पर पैसा जाता है ना, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग पोर्शंस बनाती है। तो इंस्टेड व्हाट दे हैव डन इज, ये स्कीम निकाली है गवर्नमेंट में जिसमें उन्होंने बोला है कि एनुअल बेसिस पर क्या करेंगे, वो रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से इन चारों के प्राइस फिक्स कर देंगे। ठीक है, आप कोई सा भी आप इनके कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी लगाओ, प्राइस फिक्स है। आप यू वांट 4 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन तो यू कैन टेक, यू वांट 3 दैट्स ओके, क्योंकि नाउ इट्स लाइक नॉट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन बट बेस्ड ऑन ईच प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं जैसे फ्रूट चाट है ना, आप फ्रूट चाट का फिक्स प्राइस होता है, राइट। तो अगर आप डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से फ्रूट चाट किस दुकान से ले रहे हो, वो कोई 10 रुपये की 10 रुपये की तो आजकल मिलती नहीं, कोई 50 की देगा, कोई 100 की देगा, कोई 200 की देगा, राइट। बट उसमें जो फ्रूट चाट में फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग प्राइस के होते हैं, राइट, मौसम के हिसाब से भी और प्रोडक्ट के हिसाब से भी। अब सरकार ये बोल रही है कि इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हर दुकान पे जाके प्राइस फिक्स करने के बजाय उन्होंने एलिमेंट्स का प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई अगर आपके फ्रूट चाट में 50% ये वाले हैं तो इसका प्राइस ये होगा, 25% ये वाले फ्रूट्स हैं तो उसका प्राइस ये होगा। ऐसे करके आप प्राइस इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है, ये इस बात पर डिसाइड किया जाएगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हो। ओके, दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। तो इस स्कीम में क्या होता है, एक बैलेंस यूटिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ होगी, और इंडिजिनस जो मतलब घर की डोमेस्टिक जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिलेगा, प्लस जो सरकार के ऊपर बर्डन है सब्सिडी देने का फर्टिलाइजर पे वो बर्डन कम होगा। और गैस पूलिंग इज बेसिकली एक जो सरकार है ना वो गैस अवेलेबल कराती है टू क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, प्रेजेंटली अभी 3 यूरिया प्रोडक्शंस हैं, उसमें से 27 जो है वो गैस पे रिलाई करते हैं, 3 जो है वो नाफ्ता पे डिपेंड करते हैं। द आइडिया ऑफ गैस पूलिंग इज कि जितनी भी यूरिया की फैक्ट्रीज हैं उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से एक सप्लाई मिले, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस पे सप्लाई मिले गैस का, ताकि और बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि पूलिंग, जैसे आपने कार पूलिंग सुना होगा कि एक अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक ए से बी जाना है तो 10 लोग अपनी 10 कार लेके जाएंगे तो 10 गुना पेट्रोल लगेगा। बट अगर वो सब लोग मिलकर 2 कार में जाते हैं और तो पेट्रोल 2 कार जितना 3 कार जितना लगेगा, राइट, एंड व्हाट 10 कार की जगह कम लगेगा, तो देन द पेट्रोल दैट इज बीइंग यूज्ड, तो हर कंपनी को, हर बंदे को पूरा पेट्रोल देने की बजाय उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि बल्क में सब लें, परचेज करें, ताकि गैस या एनर्जी जो भी चाहिए, और गवर्नमेंट उसको एक फिक्स प्राइस पे सबको प्रोवाइड करे, एंड सब मिल के उसका बिल पे करें इन सच अ वे कि सरकार को भी सस्ता पड़ेगा, मतलब सरकार को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनको गैस सस्ती पड़ेगी, एंड फर्टिलाइजर्स का प्राइस कम होगा तो फिर गवर्नमेंट को सब्सिडीज कम देनी पड़ेगी। ओके, दैट्स द आइडिया। तो इसे पूलिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। एक है वन फर्टिलाइजर वन नेशन स्कीम, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया ना, कितना उसमें न्यूट्रिशंस होंगे, कौन से न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में होंगे, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, राइट। जस्ट लाइक अ फ्रूट चाट, हर दुकान की फ्रूट चाट अलग अलग प्रोपोर्शन होगा। तो इंडिया में व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसमें वो एक भारत ब्रांड का एक फर्टिलाइजर है, सारी कंपनीज इंडिपेंडेंटली काम करेगी, लेकिन जो प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट वो एक जैसा दिखेगा। ठीक है, सेम बैग होगा, उस पर सेम लोगो होगा, सेम वो होगा, हेडिंग होगा, और ये द स्कीम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूनिफाइड लोगो ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जागरूक परियोजना। द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि
अलग अलग ब्रांड्स होने की वजह एक ही ब्रांड होगा और सब लोग प्रोड्यूस करेंगे उसको, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि नो वन विल प्रेफर वन ओवर द अदर। तो एक जैसा होता है ना कि अगर लोगों के मन में बैठ गया कि भाई एक्स जो है वो बहुत अच्छा है और किसी ने बोल दिया कि वाई के साथ तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू प्रेफर एक्स इवन दो दे आर द सेम थिंग, ठीक है। ऐसे में वो क्या होगा, फैक्ट्रीज जो होगी उनको कम्पीट करना पड़ेगा एक दूसरे से। अब अगर सब लोग सेम चीज़ निकाल रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, तो कंपटीशन ही क्या होगा, मतलब उनको एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा, तो मोटिवेशन मिलेगा एक तरीके से। कंपनीज को कम्पीट नहीं करना पड़ेगा तो उनको प्रॉफिट कम नहीं होंगे, और उनको प्रॉफिट कम नहीं होंगे तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू एक्सपांड देयर कंपनी। नेक्स्ट इज फूड सब्सिडी। तो पहले है फर्टिलाइजर, फ्यूल, और अब हम बात करने वाले फूड सब्सिडी की। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, जितनी भी फूड से रिलेटेड सब्सिडीज़ के काम चल रहे हैं, स्कीम चल रही है, वो सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर चलती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी, जो पैसा गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है फूड सब्सिडी के लिए, वो देता है स्टेट्स को और FCI को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, ताकि वो पहले से प्री डिटरमाइंड गवर्नमेंट नोटिफाइड जो प्राइसेस हैं, मतलब जो MSP है जो गवर्नमेंट ने पहले से फार्मर को दे रखा है, उस प्राइसेस पे फार्मर से फूड ग्रेन खरीद के स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वो पैसा इन दोनों को दिया जाता है, स्टेट्स को भी दिया जाता है और FCI को भी दिया जाता है, ये लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है। द ग्रेन इज ऑल्सो देन, फिर क्या होता है, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो लोअर प्राइस पे, जिसको सेंट्रल इशू प्राइस कहा जाता है, उस प्राइस पर स्टेट जो है इस फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने स्टेट्स में, ठीक है। दिस ऑल इज गिवन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। विल टॉक अबाउट द एक्ट इन डिटेल इसके आगे, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये नोडल, एज अ नोडल, मतलब कि जितना भी फूड से रिलेटेड सब्सिडीज का डिसीजन मेकिंग होता है वो यहीं से होता है। यूजुअली क्या होता है, जो फार्मर्स से सेंट्रल जो FSC है वो MSP पे खरीद लेती है, फिर वो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट को जब देती है तो सेंट्रल इशू प्राइस अलोकेट करके देती है, फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर लोगों को या बेनिफिशरीज को दे देते हैं, किस पे सेल होती है, सेंट्रल इशू प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम है दैट फंक्शंस। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट्स है। एक तो सब्सिडी टू FCI। सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा FCI को देती है ताकि वो खरीद सके फार्मर्स से नोटिफाइड प्राइस पे ग्रेन्स खरीद सके। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है ताकि एक द आइडिया इज कि डिसेंट्रलाइज, लाइक अब ये होगा ना कि अगर मान लो पूरे देश में एक सेंट्रल अथॉरिटी है, अब वो ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि खरीद के सबसे पहले ले आके सारा दिल्ली में इकट्ठा कर देंगे, फिर यहाँ से, ऐसा तो डबल ट्रिपल कॉस्ट होगा ना। तो व्हाट FCI डज इज वो वर्क करता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको फिर फर्दर नोड्स बनाती है जहाँ पे सामान ये ग्रेन्स को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसे इधर से उधर ना भेजा जाए उतना अच्छा ना, क्योंकि अदरवाइज जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। तो देन व्हाट हैपेंस इज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को फूड सब्सिडीज भी देता है, उनको पैसा देता है कि वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने अपने स्टेट में खरीद सके। फिर क्या होती है, स्टेट्स ही ये प्रोसीजर को प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ FCI। तो FCI इज लाइक द अथॉरिटी, बट FCI खुद काम नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट से ही करवाता है। और उसके बाद शुगर सब्सिडी, विच इज़ बेसिकली कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जैसे हर फैमिली को 1 kg शुगर दी जाती है सब्सिडाइज प्राइसेस पे। ये चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम एंड नीड टू नीड, कभी कभी ऑयल पे, कभी पल्सेस पे, ऐसे करके स्पेसिफिक सब्सिडीज भी आती है पर्टिकुलर ग्रेन या चीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दिस केम इनटू बीइंग बाय फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 और एस्टैब्लिश हुई थी 1965 में। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन काम क्या करती है FCI, सबसे पहले तो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, मतलब बेसिकली फार्मर्स जिनसे आप अनाज खरीद रहे हो उनको नुकसान ना हो, इसके लिए सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट सिस्टम जो है वो FCI बनाती है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका भी जिम्मेदारी FCI के पास ही है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे एक ऑपरेशनल बफर स्टॉक रखा जाता है, मतलब कि हर समय पर सरकार एक X अमाउंट ऑफ अनाज रखती है, इन केस कोई कैलेमिटी, कोई अकाल, किसी तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है सडनली और किसी कारण से सारी फसल खराब हो जाए या फिर बाढ़ आ जाए, ऐसे सिचुएशन में अगर अनाज, ऐसा ना हो कि लोग भूखमरी से मर जाते हैं, एक बफर स्टॉक होता है, वो भी FCI ही मेंटेन करके रखता है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस प्रॉपर उनके उगाई हुई चीज़ का प्राइस मिले,
वो पूरे पूरे देश में सब्सिडी पे अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करे, और तीसरा एक बफर स्टॉक मेंटेन करे। रोल क्या होता है? इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग क्राइसिस मैनेजमेंट ओरिएंटेड फूड सिक्योरिटी। मतलब कि अगर कोई क्राइसिस होता है तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए सिग्निफिकेंट रोल है। तो इसलिए इंडिया की फूड सिक्योरिटी को स्टेबल बनाती है। हम उस जगह पे नहीं है कि अगर कल को हमारी कोई किसी कारण से फसल खराब हो जाती है तो हमको दूसरे देशों से अनाज मांगना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ना आए, उसकी प्रिपरेशन जो है रोल ये करता है एफसीआई। उसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन करता है टू मेक श्योर कि किसी भी चीज़ का प्राइस, मतलब एक तो होगा कि अलग अलग रीजंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ फसल खराब हो गई किसी कारण से, मानसून नहीं आया या मानसून बहुत जल्दी आ गया, ज़्यादा आ गया, तो फसल खराब हो गई, तो हम इससे क्या होगा, जो अनाज है वो कम हो गया, क्योंकि स्कैरसिटी हो गई तो डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। ऐसे में एफसीआई क्या करेगी, जो उसके पास स्टोर्ड है उसको मार्केट में रिलीज कर देगी, इससे प्राइस वापस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्कैरसिटी जो है वो कम हो जाएगी। देयर विल बी इनफ ग्रेन्स, तो डिमांड के को कम्पीट कर पाएगी, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर किसी और कारण से ऐसा होता है, मान लो सडनली किसी चीज़ का एक्सपोर्ट किसी भी कारण से डिमांड एकदम से गिर गई और प्राइस एकदम से गिर गए, ऐसे में फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। तो फिर ऐसे में एफसीआई क्या करेगी, ये सारे ग्रेन खरीद लेगी सस्ते में, सो दैट फार्मर्स को नुकसान ना हो। क्योंकि तो एक तरीके से मेंटेन करना किसी भी तरीके से कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, सडन फॉल और वगैरह ना हो, तो ये चेक करते रहना, ये भी एफसीआई का काम है। किस तरीके से करती है ये ऑब्जेक्टिव्स जो है एफसीआई के, वो क्या क्या काम करती है। प्रोक्योरमेंट, सबसे पहले तो वो फूड ग्रेन्स लेती है फार्मर्स से, ठीक है। एक ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी है, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन देती है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, उसके ऊपर भी वो रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ मिनिमम बताती है और वो उनको पैसा दे देती है, और फिर एफसीआई का अपना खुद का डिसीजन मेकिंग होती है कि वो क्या करेगा। ज़्यादातर वो वीट और पैडी ही रखते हैं, उसके अलावा कई सारी दूसरी चीज़ें भी रखते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिक स्कीम्स। उसके बाद एक डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज प्रोसीजर है, मतलब कुछ चीज़ें सेंट्रल लेवल पे होती है, कुछ चीज़ें स्टेट लेवल पे होती है। और क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है NFSA 2013 की जो स्कीम है, उसके अंदर जो भी बोला गया है करने के लिए, वो सब के लिए जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोक्योरमेंट करना, बनाना, रखना जो होता है, वो सब भी एफएसआईज जो है इसी के थ्रू करती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके सेंट्रलाइज तरीके से भी करती है और डिसेंट्रलाइज तरीके से भी करती है। स्टोरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना, गोडाउन्स, कवर, प्लिंथ, साइलोज। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर नए गोडाउन्स का कंस्ट्रक्शन करना, और ये जो एक स्कीम है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी, ठीक है। इसमें बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो जैसे एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को पुश करती है कि वो नई नई तकनीकें निकाले फॉर कि कम एनर्जी में, कम स्पेस में सबसे कितना ज़्यादा, कितने एफिशिएंटली स्टोरेज किया जा सकता है। तो उस स्कीम के अंडर जो है मिलकर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में नए स्टोरेज कोल्ड फैसिलिटीज़ वगैरह बनाई जाए, ताकि जो ग्रेन वो ले रहे हैं फार्मर से उसको स्टोर कर सके फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी एक काम उनका होता है। मूविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सब जगह जहाँ से भी स्टेट से लिया जाए सरप्लस, उसको खरीदना, रखना, ट्रांसपोर्ट करना। और अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे कमी है, मान लो, अब द मेन एम ऑफ कोर्स, एक अगर आप चाहते हो कि पूरे देश में एक जैसा प्राइस हो, अगर आप कहीं पे भी हो आप सेम प्राइस में बेसिक सामान खरीद सको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं पे भी कम नहीं बढ़ना चाहिए। और तो ऑब्वियसली कुछ जगहों पे सरप्लस होगा, कुछ जगहों पे कमी होगी, तो जहाँ पे सरप्लस है वहाँ से थोड़ा सा लेके उन जगहों पे पहुँचाना जहाँ कमी है, और हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये काम जो है ये भी एफसीआई करती है। और सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करती है कि कहाँ कितना क्या रखा हुआ है और कहाँ भेजना है, ये सब की जिम्मेदारी पूरी एफसीआई की होती है, ठीक है। टाइम फ्रेम्स वगैरह की कब गया, कौन सी चीज़ कहाँ ट्रांसपोर्ट हुई, कब हुई, कितने में हुई, कहाँ गई, ये सब का ध्यान भी एफसीआई रखता है। तो मतलब कि अगर सरकार कल को जानना चाहती हो कि कहाँ गया सामान, तो एफसीआई हैज़ टू आंसर। बफर स्टॉक ऑब्वियसली सेंट्रल पूल कहा जाता है एक, जिसमें सरकार कुछ फिक्स अमाउंट रखती है और वो उससे सरकार जो है एक्सपोर्ट भी करती है, और अगर फूड सिक्योरिटी होती है किसी कारण से तो उसको भी कवर करती है, प्लस जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी फीड करती है, और सब्सिडाइज प्राइवेट पे सब्सिडाइज प्राइसेस पे ओपन मार्केट में भी सेल करती है अगर कभी शॉर्टफॉल होती है तो। मतलब अगर किसी चीज़ की सडनली कमी हो जाए तो उसके प्राइस बहुत बढ़ जाए तो मार्केट में सेल कर दो ताकि प्राइसेस नीचे आ जाए, ये काम भी करती है। तो ये सब करना,
और ये सब करने के लिए जो बफर स्टॉक है उसको मेंटेन करना भी FCI का ही काम है। FCI मैंडेटेड टू कीप 20। अब कितना सरकार क्या बोल रही है? सरकार बेसिकली FCI को बोलती है भाई तुम 25 मिलियन टन जितना अनाज रखो, मिक्स ऑफ पैडी एंड व्हीट, और उसमें से स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व मतलब एक स्पेसिफिक रिजर्व जो बोलते हैं ना हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, उसको फॉर एनी इमरजेंसी एवरीवेयर, वो है 2 मिलियन राइस और 3 मिलियन टन व्हीट हमेशा रहना चाहिए। यूजुअली क्या होता है ना, देखो अब अगर सरकार ने बोला है कि हम एक MSP जो है निकाला गेहूं के लिए मान लो, और बोल दिया सबको फार्मर्स को कि जो जो गेहूं उगाएगा वो हमें MSP पे सेल कर सकता है। अब ये इसका ये मतलब है कि सरकार गारंटी दे रही है कि वो खरीदेगी। ऐसे में मान लो अगर किसी साल गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा? अब अगर ऐसे में सरकार बोले कि नहीं हमारे पास तो गेहूं हो गया, जितना हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना था भर गया, अब हमें और नहीं चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा? फार्मर्स का विश्वास उठ जाएगा सरकार से कि यार इन्होंने तो हमें प्रॉमिस किया था, अब नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में ना सरकार मना नहीं कर सकती है। इफ़ दे हैव सेड दैट दे विल बाय, सो दे हैव टू बाय। तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर बाउंड टू बाय, कई बार FSC जो है जितना सरकार ने बोला है उससे डबल मैंडेटेड स्टॉक रखती है। उसके कारण उनकी जो स्टॉक रखने के लिए जो पैसा खर्चा होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो एक ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो FSC है वो फूड ग्रेन्स डोमेस्टिकली भी सेल करती है, एक्सपोर्ट भी करती है फ्रॉम सेंट्रल पूल। इंडिया एक समय पर फूड स्केर्सिटी में था, बट बिकॉज ऑफ दिस पूल, बिकॉज ऑफ वर्क ऑफ FCI, वी हैव नाउ बिकम नेट सीरियल एक्सपोर्टर। मतलब एक समय था जब हमारे पास हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था खाना जस्ट टू ब्रेक इवन, पर अब वी एक्सपोर्ट आउटसाइड। पर दो प्रॉब्लम्स भी है। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बूस्टेड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण प्रोडक्शन तो बहुत बूस्ट हो गया, लेकिन ना जो इकोनॉमिक इनफिशिएंसीज जो थी प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि प्रोडक्शन तो सरकार ने बहुत MSP बढ़िया निकाला, पॉलिसीज निकाली, स्कीम्स निकाली, फर्टिलाइजर्स पे स्कीम दी, सब दिया, सब तरीके की मदद करी सरकार ने फार्मर्स की। फार्मर्स ने भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करके दिया, लेकिन प्रोडक्शन के बाद की जो प्रोसेसेस है कि इस जो ये ग्रेन है इसको किस तरीके से प्रोक्योर करना, कहाँ पे स्टोर करना, कैसे ट्रांसपोर्ट करना और किसको कब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब इतने अच्छे से नहीं हुआ। इसके कारण ये स्कीम जो है ये इतनी, मतलब द वर्क हैज़ नॉट बीन 100% गुड। ठीक है, प्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन उसके आगे का जो है वो इतने अच्छे से नहीं हुआ। बहुत करप्शन, बहुत घपला, बहुत लीकेज हुआ। ठीक है, फार्मर्स, और एक और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अब जो है फार्मर्स इस बेस पे, जैसे क्या चीज़ उगानी है, पहले के ज़माने में फार्मर्स ये सोच के उगाते थे कि क्या चीज़ बिकेगी, है ना, किसकी डिमांड है। पर अब क्या हो रहा है, अब पहले एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें ये चीज़ चाहिए तो सबको मिलकर ये उगाना चाहिए, पर अब गवर्नमेंट के ऊपर पूरा जिम्मा आ गया कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ पर MSP दूं और कौन कितना उगाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो, क्योंकि अब फार्मर्स आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग कि किसकी ज़रूरत है। फार्मर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसाइड करते हैं कि क्या उगाना चाहिए। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि मतलब एक बोल सकते हैं ना, नेचुरल प्रोसेसेस थोड़ी हार्म हो गई है उससे। मार्केट डिमांड के सिग्नल से काम नहीं करते हैं, और जब मार्केट से आप छेड़खानी करते हो ना, तो मार्केट पलट के छेड़खानी करता है, फिर बहुत दुख होता है। तो दैट्स वन प्रॉब्लम। अब अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में फूड ग्रेन की बहुत शॉर्टेज थी, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ गया था, बहुत कम था। तो उन्होंने 1960 के ड्यूरेशन में क्या किया था, एक स्पेसिफिक एरियाज बनाए थे जहाँ पे उन्होंने ये स्पेशली अर्बन एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में उस टाइम पे क्या था कि द पीपल वर लिंक टू द ग्राउंड, राइट, उनके पास ज़मीन थी, तो वो क्या करते थे, उगाते थे, कुछ हिस्सा रख लेते थे, है ना। बट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जितना भी ग्रेन था वो बाहर चला गया था, इतना आ नहीं रहा था, हमारे पास इतना कमाई थी नहीं। मतलब ऑफकोर्स अब अगर मैं उगा रही हूँ कुछ चीज़, तो पहले मैं अपना पेट भरूंगी, फिर मैं उसको बचे हुए को आगे बेचूंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इंडिया, बिकॉज बाहर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, इतना ग्रेन नहीं था, बाहर से ग्रेन आ नहीं रहा था, तो ऐसे में क्या हो रहा था कि रूरल एरियाज़ तो मैनेज हो जा रहे थे, लेकिन अर्बन एरियाज़ में खाने की बहुत कमी हो गई थी। तो उसको पूरा करने के लिए PDS सिस्टम लगाया गया था, जिसमें सरकार अर्बन एरिया से एक्सेसिव ग्रेन खरीद के कम पैसों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी इन अर्बन एरिया। तो वहाँ से PDS सिस्टम आया है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद PDS सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक एरियाज़ को लेकर पूरे नेशन वाइड चला गया, है ना। उसके बाद स्पेसिफिकली ट्राइबल और पावर्टी स्ट्रिकन एरिया में ज़्यादा फोकस होने लग गया। पहले जहाँ अर्बन में ज़्यादा फोकस था, अब ये ज़्यादा रूरल और ऐसी जगहों पे चला गया जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ना। एंड देन 1780s में इट गॉट एक्सटेंडेड टू दैट एरिया।
PDS मैनेजेस स्कैर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। मेन काम क्या होता है, जो सेंट्रल एक फिक्स प्राइस करती है उस प्राइसेस पे लोगों को ग्रेन्स बेचते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट की पूरी स्कीम जो है उसका, क्योंकि इस जो फूड इकोनॉमी पॉलिसी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसकी, देखो सरकार ने गवर्नमेंट ने फार्मर से तो खरीद लिया, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS सिस्टम करता है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन इंक्रीमेंटली, मतलब कि सारी कम्युनिटी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि जो एक इंसान को खाने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, दाल सब्जियाँ, सब पे नहीं काम करता है, इंक्रीमेंटली काम करता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे ही काम करता है, ठीक है। और सारी कमोडिटीज़ फुलफिल नहीं करता है, 1 और 2 3 4 एट अ टाइम पे करता है। इट इंक्लूड्स व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन और कभी कभी दाल, ऑयल, सॉल्ट वगैरह पे, स्पाइसेस पे भी करता है, पर ज़्यादातर मेन इन पर फोकस करता है, ठीक है, जो बेस फूड है। बिफोर 1992 PDS वॉज जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम। जनरल एंटाइटलमेंट स्कीम मतलब क्या, कि सबके लिए अवेलेबल था, जिसको भी कम ज़रूरत है वो जाके ले सकता था। इट वॉज ओपन फॉर एवरीवन, बट आफ्टर 1992 इट वॉज रीवैम्प्ड बेसिकली कुछ इस तरीके से कि वो टारगेटेड लोगों के लिए था, सबके लिए अवेलेबल नहीं था। स्पेशली जो जैसे बहुत ज़्यादा हिली एरिया में या बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया में रहते थे, उनके लिए ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एरियाज़ जहाँ पर ईजीली फूड अवेलेबल है और इतनी गरीबी नहीं है। तो पहले इट वॉज लाइक फॉर एवरीवन, पूरे देश के लिए, क्योंकि वी वर कलेक्टिवली बिफोर दैट प्रॉब्लम वॉज कि पूरा देश में ही कमी थी, तो इसलिए सब जगह अवेलेबल था। बट अब थोड़ा सा उसको टारगेट की तरफ फोकस किया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उन्हें फोकस किया जाए, तो इसे हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ये जून 97 में लॉन्च हुआ था। उसका मेन काम ये था कि जो सबसे गरीब हैं उनको एड दी जाए, उन पे फोकस किया जाए। एक ऐसा सिस्टम आइडेंटिफाई किया गया था जिससे वो बेसिकली आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स टू नीडी थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो एक स्पेसिफिक फेयर प्राइस शॉप्स खोली गई थी जो स्पेसिफिकली जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको टारगेट करने के लिए, ठीक है। पहले ये 6 करोड़ फैमिलीज के लिए टारगेट करता था, और ये जो रिकमेंड था ये प्रोफेसर लकड़ावाला जो है एक्सपर्ट ग्रुप, उन्होंने रिकमेंड किया था दैट वी शुड अडॉप्ट टारगेटेड PDS सिस्टम, बिकॉज जितना हम PDS कर रहे हैं उससे जितना फ़ायदा होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम सबके लिए ओपन है, राइट। सो एवरीवन इज़ यूजिंग इट, जिनको नहीं चाहिए वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दोज हु ट्रूली नीड इट और दोज हु रियली नीड द हेल्प। थोड़ा सा एक्सक्लूसिवनेस लाने की ज़रूरत थी। द क्वांटम ऑफ फूड ग्रेन इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ PBL, मतलब कि बेसिकली क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को जो अलोकेशन करती है उसमें वो यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा दे देती थी रिक्वायरमेंट से, सच दैट कि क्योंकि ना यूजुअली ऐसा सडनली अगर किसी को आप बेनिफिट से हटा दो तो हाहाकार हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आता है, इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी। तो यूजुअली गवर्नमेंट व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज उन्होंने थोड़ा सा एक्सेस देने लग गए प्रोविजन, सो दैट जो बेनिफिट है वो कंटिन्यू हो सके। बट द आइडिया वॉज बिकॉज सडनली आप लोगों को, इफ़ पीपल हैव बीन डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ से वो ग्रेन खरीदते हैं और सडनली आप उनको वहाँ से ना लेने दो, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए टू मेंटेन दैट क्वांटम इस वक्त एक ट्रांजिशन अलोकेशन होता है, ट्रांजिटरी अलोकेशन, मतलब कि चेंज होने में जब तक पॉलिसीज थोड़ी चेंज हो उस बीच में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए थोड़ा सा एक्सेस दिया जाता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि FCI जो है वो ज़्यादा ही रखती है अपने पास एज़ कम्पेयर टू जितना सरकार ने उनको बोला है। अंत्योदय अन्न योजना ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी, जिसमें 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों में भी सबसे गरीब है उनको, उन 1 करोड़ फैमिलीज़ को, बाद में उसको 1.5 करोड़ कर दिया था, उनको फोकस करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। इसमें जो था रिटेल प्राइस जो है वो स्टेट डिसाइड करती थी, कंसिडरिंग द फैक्टर्स किस किस पे बेस पे, कि मार्जिन्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल टैक्सेस के बेसिस पे, और बेसिकली हाउ कैन वी रिड्यूस द प्राइस फर्दर। तो इसके लिए वो स्टेट्स को दिया जाता था। टारगेटेड PDS जो था उसका एम यही था कि जो आपका CPI है विच इज़ जो सेंट्रल इशू प्राइस है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इट वॉज सेड दैट इट शुड नॉट हैव मोर देन 50 पैसे पर kg से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो बेसिकली स्पेशली जो CIP है, जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ है उनके लिए, और जो इसके अंडर जो स्पेशल प्राइस है उसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 50 पैसे पर kg के हिसाब का डिफरेंस करने की कोशिश की गई थी। रिस्ट्रिक्शन रखा गया था कि इससे ज़्यादा मत करना।
फिर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइसिंग अबव पॉवर्टी लाइन, तो ये तो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए था, अबव पॉवर्टी लाइन के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, प्राइस वो अपने हिसाब से फिक्स कर सकते थे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जैसे भी वो वेलफेयर स्कीम चलाना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स को हक था अपने अपने हिसाब से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये 2013 में आई थी। इसमें बेसिकली क्या आइडिया था कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जितनी भी लोग रूरल इंडिया में रह रहे हैं उनके 75% विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ पीपल, और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विच इज़ अराउंड 19 करोड़, टोटल मिला के 84 करोड़ लोगों को ये स्कीम के अंडर जो है सस्ते में अनाज देना था। द एक्ट रिक्वायर्स 60 मिलियन टन ऑफ टोटल फ्रूट ग्रेन, जिसकी कॉस्ट है 1.9 लाख करोड़, जिससे कि मतलब कंपैरेटिवली पुरानी जो स्कीम्स थी उससे कंपेयर्ड में 2013 में जो ये आई थी, इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली। ओके, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू प्रीवियस TPDS। तो इसके पहले तक जो चल रही थी वो बहुत कम लोगों पे फोकस कर रही थी। दिस बेसिकली एक्सपांडेड इट। वी आर नाउ ऑल्सो प्रोवाइडिंग cheaper food grain to a huge number of population as compared to previous। So इसके अंदर दो तरीके की कैटेगरीज है। एक है अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें हर फैमिली को 35 kg पर मंथ मिलता है सब्सिडाइज रेट पर राइस, वीट और कोर्स ग्रेन। और दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, मतलब वो हाउस होल्ड जो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनको 5 kg पर पर्सन हर मंथ राइस, वीट और कोर्स ग्रेन सप्लाई किया जाता है। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी लिस्ट में आएगा, ये कवरेज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली छोड़ दिया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि आप देखो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रखो, पर अपने हिसाब से डिसाइड करो कि वेदर द पर्सन शुड कम इन द फर्स्ट और सेकेंड वन। उसके अलावा बेनिफिट क्या थे कि इन फैमिलीज़ के अलावा 3 और बेनिफिट थे कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन अप टिल द एज ऑफ 6 months ऑफ द बेबी, उन्हें 6,000 रुपये पर मंथ मिनिमम चाइल्ड बर्थ उनको मिलना चाहिए इन इंस्टॉलमेंट्स। 6 महीने से 6 साल की उम्र के बच्चों को फ्री मील्स देनी चाहिए आंगनवाड़ी में, और 6 साल से 14 साल के बच्चों को मिड डे मील्स स्कूल में मिलनी चाहिए। सो एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो दीज फैमिलीज इन अर्बन एंड रूरल एरिया एज वेल एज स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन एंड वुमेन। सेलेंट फीचर्स क्या है इस एक्ट के? सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेल हेड ऑफ द फैमिली, उन्होंने फीमेल हेड ऑफ फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जो भी फीमेल सबसे बड़ी है 18 साल के ऊपर, उसके नाम से बनता है, उसी को अलॉट होता है। दिस बेसिकली इंश्योर्स दैट कि जो हमने देखा है अपनी सोसाइटी में इतने सालों में कि यूजुअली वुमेन आर द वन हु आर माल नरिश्ड ज़्यादातर, तो ऐसे में इट एम्पावर्स देम टू बेसिकली टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन बेटर। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बेसिकली अभी तक क्या होता था कि सरकार ने पॉलिसी चल रही है, अगर कुछ इशू हो रहा है तो कोई ग्रीवेंस करने के लिए नहीं था, आप सरकार से कैसे सवाल पूछोगे। तो एक बहुत अच्छा इस एक्ट का ये था कि उन्होंने एक हर स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया कि वो आप एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाओ, जिसमें आप कुछ तरीके की हेल्पलाइन या कॉल नंबर्स या नोडल ऑफिसर्स को बेसिकली इस्टेब्लिश करो, जो लोग नहीं इस स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं या उनके साथ धोखा हो रहा है किसी प्रकार का, तो वो आके कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्टेट फूड कमीशन बनाई जाए, जिसमें एक चेयरमैन हो, 5 मेंबर्स हों, जिसका मेन काम यही हो कि वो देखें कि भाई उनके स्टेट में ये एक्ट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उनका काम था। ऑब्लिगेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो देखो अभी तक यूजुअली एक लैंग्वेज चेंज हुआ है। अभी तक हम लोग ऐसे बोलते थे कि गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, बट नाउ इट्स अबाउट मेकिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि आप कुछ एहसान नहीं कर रहे हो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर इट कि आपने अच्छे से किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरीके से फूड ग्रेन्स खरीदने हैं, किस प्राइस पे खरीदने, कितने खरीदने, उसको फेयर प्राइस तक पहुंचाना है, किस प्राइस पे बेचना है, और पूरा असिस्टेंट प्रोवाइड करती है कि जितनी भी उनकी जो ये सब करने के लिए जो भी उनको पैसे की ज़रूरत हो वो उन्हें मिले, और प्रॉपरली हर चीज़ का हैंडलिंग, मूवमेंट और डीलिंग जो हो प्रॉपरली हो, सो दैट कि जो एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने काम की, और एक तरीके से ऑब्लाइज हों आप ये काम करने के लिए कि भाई जहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हो जिस पॉपुलेशन को कि इनको ये सामान मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये जिम्मेदारी हो रही है। उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजंस, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये है ओपन है ये एक्ट, मतलब कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस एक्ट के अंडर जो काम चल रहा है उससे पूरी तरीके से हमारे सारे लोगों तक हम नहीं पहुँच पा रहे और उन्हें एक नई स्कीम निकालनी है, तो उसकी फ्रीडम है
ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव दिस स्कीम डजंट मीन दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे आर अलाउड, they are not prohibited by central or state to continue or formation of other food based welfare schemes. तो वो कल को नई स्कीम निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर लोगों के लिए तो वो निकाल सकते हैं, उसकी कोई रोक नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान. अब एक चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ सेंटर की तरफ से होती है तो उसकी एक नुकसान ये होता है कि स्टेट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है ना. तो यहाँ पे इस एक्ट में क्या हुआ है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि उनके बेनिफिशियरी कौन होंगे और उनके खुद के रिसोर्सेज वो यूज़ कर सके फॉर द बेटरमेंट. एक तरीके से स्टेट डिसाइड कर सकती है कि कहाँ उन्हें लगता है कि इसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट तरीके से हो सकता है. उसके अलावा गवर्नमेंट इज़ लायबल फॉर क्लेम, मतलब कि अगर कोई आता है और वो कहता है कि मुझे सरकार की स्कीम के तहत ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, तो वो क्या है, क्लेम कर सकता है सरकार के तरफ कि आपको मुझे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया. और उसके बाद मतलब एक एक्सेप्शन है उसका कि अगर किसी कारण से फूड सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब कि कोई डिज़ास्टर हो गया और उसके कारण वॉर हो गई, उसके कारण सरकार नहीं पहुंच पाई उस एरिया तक, तो वो अलग है. बट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सरकार लायबल है अगर वो फेल होती है लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करने में. तो गवर्नमेंट्स एम टू इंश्योर लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, है ना, और उनको ये ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं इस एक्ट में, एक और इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि जो भी मार्केट एक्शंस हम कर रहे हैं उससे फार्मर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, फार्मर्स को उनका ड्यू मिलना चाहिए. मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाइंग फ्रॉम फार्मर्स एंड सेलिंग एट चीपर प्राइस, राइट. तो फार्मर्स का नुकसान ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है. उनको उनके रिम्यूनरेटिव प्राइसेस उनको मिले, उनको जो भी इनपुट, क्रेडिट, इरिगेशन, पावर, क्रॉप्स जो भी चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब भी सरकार प्रोवाइड करती रहे. अब ये जो नया NFSA है, इसके कुछ चैलेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें. तो क्या है चैलेंजेस? सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स होते हैं. मतलब क्या कि पहले हमने बताया ना कि इट वाज ओपन फॉर एवरीवन, अब हम टारगेटेड बात कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लो एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उसमें एक माइनॉरिटी है, कोई भी माइनॉरिटी है हो सकती है. अब पूरी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो तो बहुत अच्छे से उनके पास सब है, लेकिन माइनॉरिटी है उनके पास इतना नहीं है. व्हाट इफ द लीडर ऑफ दैट एरिया इज़ फ्रॉम द मेजॉरिटीज प्लस, और वो रिपोर्ट ही ना करे वो, क्योंकि डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे स्टेट का होता है ना कि वो किस तरीके से फोकस करेगी. तो ऐसे में क्या होता है, कई सारे लोग किस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सक्लूड कर सकते हैं. कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए लेकिन उनको इंक्लूड कर देते हैं. तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि इट्स नॉट फॉर ऑल, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, टारगेटेड है. तो जो लोग छूट जाए टारगेट में उनके साथ प्रॉब्लम होती है, जिनको टारगेट नहीं करना था वो इंक्लूड हो जाए गलती से तो नुकसान होता है. तो वो सबकी बहुत प्रॉब्लम है. लैक ऑफ चॉइस, आप वीट और राइस और ये सब तो दे रहे हो कोई से भी कोर्स ग्रेन, बट व्हाट इफ दे वांट टू ईट समथिंग एल्स, व्हाट इफ दे वांट टू ईट अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइस, तो उसकी चॉइस नहीं है इसमें भी अभी भी. उसके बाद फोकस जो है वो कैलोरीज पे है. हमने देखा 600 कैलोरीज की बात कर रहे थे. कैलोरीज इज नॉट इक्वल टू न्यूट्रिशन, ठीक है. एक प्रॉपर मील, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब होना चाहिए. एक मील हो सकती है जो आपके कैलोरी पूरी कर दे वाले, जितनी भी आपको चाहिए 600 कैलोरीज, पर उसमें न्यूट्रिशन ना हो. सिर्फ शक्कर खा लो मिल जाएगी कैलोरीज, बट इज इट न्यूट्रिशन? नो. तो फोकस जो है अभी भी कैलोरीज पे है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से नहीं है. तो लोग जिंदा तो है पर दे आर नॉट हेल्दी, तो ये फर्क पड़ता है. दे हैव इनफ टू रन, इनफ टू बी अलाइव, बट नॉट इनफ टू प्रॉस्पर. तो एक ही ये प्रॉब्लम है. अनस्टेबल फूड सब्सिडी बिल, ठीक है. कई सारे जो सब्सिडी बिल्स हैं बहुत सारे हो गए हैं ना, तो एक दूसरे से सॉर्ट ऑफ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो लोग कंफ्यूज. एक स्टडी सब्सिडी नहीं है, अलग अलग बहुत सारे बिल हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज पुअर इंटीग्रेशन. जो नई टेक्नोलॉजी है वो पीडीएस सिस्टम में बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं की. आज भी हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम पहले करते थे. नई टेक्नोलॉजी ऐड करने से ना बहुत इफिशिएंसी आएगी, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है इन दिस सिस्टम. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. उसके अलावा डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू इनसफिशिएंसी एंड करप्शन. तो क्या होता है कि इनएफिशिएंसी, मतलब कि अच्छे से स्टोर नहीं करा, खराब हो गई, करप्शन में किसी ने कहीं किसी को बेच दिया, उसका हिसाब नहीं है. तो ऐसे में ना वेस्ट बहुत होता है सरकार का पैसा इन चीज़ों में. तो ये जो है नए वाले FSA की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए एक नया जो स्कीम है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है. इट्स बेसिकली नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी. क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक इंसान है, एक फैमिली है, उसको राशन कार्ड है, तो उसका एक फिक्स ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस एरिया की है, तो इसी एरिया के किसी फेयर
प्राइस शॉप से जाके वो सामान ले सकते हैं, वो राशन कार्ड से दूसरी जगह नहीं दे सकते, क्योंकि इसी बेसिस पे तो अलोकेशन हो रहा है ना, जितने एरिया में जितने लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस हिसाब से ग्रेन एलोकेट होता है। ऐसे में अगर वो वहाँ ना खरीद के कहीं और से खरीद लेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, मिसमैनेजमेंट होगा। तो इसीलिए एक तरीके का इन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट जुरिस्डिक्शन, हम कुछ ऐसा पोर्टेबिलिटी लाए कि कोई इंसान जिसको ज़रूरत है वो भले कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए कहीं पे भी मूव करे, फ्रीली उसको मिलना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा कई बार लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएं काम करने के लिए, पता चला घर में यहाँ पे तो कम से कम खाने को तो मिल रहा था, बाहर तो खाने के भी लाले पड़ जाए, तो ऐसे में लोग नहीं जाते हैं। ओके, एंड देन दे लिव इन दैट poverty for over generations. So the idea is that we'll create a portable ration card, ठीक है, जो under the National Food Security Act, and okay, and the idea is कि जो migrant workers हैं वो कहीं से भी, उनकी families अगर वो अलग अलग भी रह रहे हैं तो वो individually access कर सकते हैं, क्योंकि how much grain you will get is on the basis of one person, कि एक इंसान को कितना पर ग्रेन कितने प्राइसेस पे मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि एक कोई माइग्रेंट वर्कर है, वो काम करने के लिए कानपुर से मुंबई चला गया, तो वो मुंबई में अपने हिस्से का ले ले और उसकी फैमिली यहाँ पे अपने हिस्से का ले ले। सो जो जहाँ पे है वहाँ उतने हिस्से का ले ले। इससे क्या होगा कि दोनों, जो बाहर जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो भी एक्सेस कर पाएगा, और जो ऐसा उनके जाने के कारण ऐसा ना हो कि उनके घर वाले पीछे से एक्सेस ना कर पाए, ये भी नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, अंडर द NESA अगर बेनिफिशरी एक के पास अगर कार्ड है तो उनका एक जुरिस्डिक्शन होता था फिक्स, वो उस जुरिस्डिक्शन के बाहर से जाके किसी फेयर प्राइस शॉप से नहीं खरीद पाते थे। ठीक है, जी वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये बेसिकली जो हमने देखा ना एक NESA का एक जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी भी हम वो पुराने तरीके की मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो नया है इसमें इट विल यूज़ IT टेक्नोलॉजी, बेसिकली राइट टू फूड कॉन्सेप्ट ऑफ 5R, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट बेनिफिशियरी, राइट टाइम, राइट फेयर प्राइस। कि मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना सही क्वांटिटी में मिले, सही बेनिफिशियरी को मिले, क्योंकि घपले भी बहुत होते हैं, और सही टाइम पे मिले, लेट ना हो, और सही प्राइस पे मिले। तो ये बेसिकली द आइडिया है कि जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करें यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो एक तरीके से राशन कार्ड को इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पेपर दैट नीड्स टू बी हेल्ड, अब एक पेपर है, अगर राशन कार्ड की बुकलेट है तो या तो गांव में रह सकती है, शहर में रह सकती है, दो जगह तो नहीं रह सकती। और कॉपी अगर करने को अलाउ कर दिया तो लोग उसकी मल्टीपल कॉपी बना के कहीं से भी कुछ भी ले लेंगे, हिसाब कैसे रखोगे? तो उसके बदले व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड दिस वन राशन कार्ड। सो दिस वन राशन कार्ड बेसिकली व्हाट इट विल डू इज इट विल बी लाइक एक क्लाउड पे एक डाटा फिक्स होगा, कहीं पे कंटेंट होगा, और कोई भी वहाँ से एक्सेस कर सकता है एज लॉन्ग एज दे हैव देयर यूनिक नंबर, देयर आधार कार्ड, एंड डुप्लीकेशन नहीं होगा उससे, और जिसको भी जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होगा। तो उसके अलावा बेसिकली जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड है ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कोविड-19 के टाइम में माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए जो बनाई थी, उसको उसी को मैंने इंटीग्रेट कर दिया है इसमें। की कंपोनेंट्स क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड के? नेशनल पोर्टेबिलिटी, मतलब कहीं पे भी वो आप यूज़ कर सकते हो, भले फैमिली के लोग अलग अलग हो जाएं, अलग अलग शहर में रह रहे हो, फिर भी वो एक्सेस कर सकते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद राशन कार्ड की एक रिपोजिटरी बनेगी, और उससे क्या होगा कि एक ही नाम से दो राशन कार्ड नहीं होंगे तो नुकसान कम होगा। यूटिलाइजेशन होगा, डाटा एनालिसिस, मतलब कि क्या होता है कि अभी कहाँ जा रहा है ना, उसका डाटा इतना ज़्यादा है कि उसको एनालाइज नहीं कर पाते। अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो वी विल बी एबल टू सी कि एक्चुअली में लोग कितने कहाँ के खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहे तो उसको हटा देंगे, तो उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन और फेयर प्राइस शॉप मेंटेन करने का खर्चा है वो कम होगा, क्योंकि यू विल बी एबल टू सी ना कि अच्छा हमने लास्ट एक साल में देखा है कि ये पर्टिकुलर रीजन में ये चीज़ नहीं बिकती है, इवन हम उनको फेयर प्राइस पे दे रहे हैं फिर भी वो नहीं खरीदते हैं, तो उसको चेंज करेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो उस डाटा के एनालिसिस पे आगे, मतलब चेंजेस करने के लिए उस डाटा का एनालिसिस करना रियल टाइम में ज़रूरी है, और उसके लिए इट हैज़ टू बी एवरीथिंग ऑनलाइन। तो नेक्स्ट इज शांता कुमार कमेटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी थी एक हाई लेवल कमेटी अगस्त 2024 में चेयर्ड बाय शांता कुमार,
कि बेसिकली उनका ये आइडिया था कि जो FCI है वो साल दर साल बहुत नुकसान हो रहा था उनका, हद से ज़्यादा अनाज रखती थी, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, बहुत अनाज साल ज़्यादा ख़राब हो रहा था, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की हालत बहुत ख़राब थी, पैसे करप्शन बहुत ज़्यादा था, प्लस FCI बहुत ओवरबर्डन थी, इतना काम था कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में सब कुछ बर्बाद हो जा रहा था। और जो FSC का मेन काम है विच इज़ बफर, कि अगर किसी कारण से कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो FSC जो है सडनली एक्शन में स्प्रंग होके बचा ले मार्केट को, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा काम आ गए थे, इतने बर्डनड हो गए थे कि बहुत पैसा लग रहा था चीज़ों को करने में और उतना फास्ट भी नहीं हो रहा था। तो ये कमेटी बेसिकली इसलिए बिठाई गई थी कि कैसे हम जो है FCI को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अनबर्डन कर सकते हैं, ताकि जो पैसे वेस्ट हो रहे हैं वो भी ना हो और मोर इफिशिएंटली काम कर सके। तो उन्होंने बेसिकली क्या सजेशन दिया, एक तो सबसे पहले बोला कि प्रोक्योरमेंट, मतलब जो फार्मर से MSP पे ग्रेन खरीद जाते हैं, वो उन्होंने कहा कि FSC को सबसे पहले ये डेलीगेट करना पड़ेगा स्टेट्स को, कि आप मत करो प्रोक्योर, आप स्टेट्स को आदेश दो, वो जो है प्रोक्योर करेंगे, और आप सिर्फ क्या करो, आप बस इतना काम करो कि अगर किसी स्टेट में सरप्लस अनाज है तो आप उस सरप्लस को डेफिसिट वाले स्टेट में ले जाओ। मतलब कि अगर मान लो पंजाब से बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है और आंध्र प्रदेश में नहीं है, कम है, या तेलंगाना में कम है, तो आपका काम बस यही है कि यहाँ से उसको वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, बाकी प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दो, उस पर आप मत करो, तो वहाँ से आपका बर्डन कम होगा। दूसरा उन्होंने बोला कि जो अभी हम पॉपुलेशन कवर जिसकी बात करें ना कि कितने लोगों को कवर करता है, तो अभी इस वक्त 67% ऑफ द पीपल वर बीइंग कवर्ड, तो उन्होंने कहा इसको रिड्यूस करो, 67% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट रियली नीड हेल्प, फोकस ऑन द एक्सट्रीम पुअर, तो उसको कम करके 40% पे लेके आओ, ठीक है, कि ये वो फैमिलीज हैं जो प्रॉपर मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन, नियर पॉवर्टी लाइन, इन पे फोकस करो। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन पे आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा पैसा लगता है, और जितना ज़्यादा आप पैसा लगा रहे हो उतना फ़ायदा कम होता है, तो फोकस्ड वर्क करेंगे, कम पैसे में ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद ग्रेन एलोकेशन को इंक्रीज करो, जो पहले हाउस होल्ड में 5 kg पर पर्सन था उसको 7 kg करो, ठीक है, ताकि वो पुराना जो टारगेटेड PDS सिस्टम था उसके हिसाब से उसमें ज़्यादा अनाज मिलता था, नए वाले में कम मिल रहा था, तो उसके हिसाब से फोकस करो, बिकॉज परिवार भी तो बढ़ रहे हैं ना, जो पहले परिवार दादा दादी हैं उनके बच्चे और उनके और बच्चे हो रहे, परिवार भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो वो भी बढ़ाओ। उसके बाद सेंट्रल इशुएंस प्राइस, बेसिकली आइडिया ये था कि जिस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदती है MSP और जिस प्राइस से वो बेचती है उसके इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, सडनली FCI को नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा करो कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गरीब घर हैं, उनके प्राइसिंग को MSP के साथ में फिक्स कर दो कि जितना का MSP है उसका 50%, मतलब अगर 10 रुपये पर kg में खरीदा है तो इन हाउस होल्ड को 5 रुपीज़ पर kg में बेचोगे। उससे क्या होगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो फिक्स हो जाएगा कि हाँ मुझे पता है इतना तो हमारा फाइनेंशियल बर्डन है, वो ओवरड्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि हद से, क्योंकि FCI में नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनाज खराब हो जाता है, पहुंचता नहीं है, करप्शन फॉर एन नंबर ऑफ रीज़न, ठीक है, कोई जिसको टारगेट करना था उसको तो नहीं पहुंचा, किसी और को पहुंच गया, तो ऐसे चक्कर में ना ये जो ओवरड्यू होता है और फिर प्राइस और कम करना पड़ता है बिकॉज लोगों को मिल नहीं रहा है, और ज़्यादा अनाज फेयर प्राइस पे बेचना पड़ता है, तो ये सब के कारण जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, फॉर दैट पर्पस, और उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है उसको MSP पे फिक्स कर दो कि अगर आप MSP पे जितने भी खरीदो रहे हो उसका 50% पे आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड को वो चीज़ बेच दोगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ट्रांसफर्स, बेसिकली जैसे हमने देखा था कि पहले फ्यूल सब्सिडीज़ दी जाती थी, तो फ्यूल सब्सिडीज़ से हम दूर होकर अब आ गए हैं हम डायरेक्ट ट्रांसफर्स पे LPG के, तो वो कह रहे हैं कि फूड के लिए भी वैसे ही हो कि अब इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडीज़ ऑन ग्रेन्स, लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दे दो कि उनको जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। स्टॉकिंग एंड मूवमेंट, बेसिकली जो स्टॉकिंग और मूवमेंट है जो FSC करती है, स्टॉक में मैनेज करती है और इधर उधर भेजती है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने इतने टाइम से जो मैनेज करके रखा है वो इतने एफिशिएंट वर्क नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप दूसरी एजेंसीज को दे दो ना स्टॉक करने के लिए, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सेक्टर को दे दो स्टॉक, वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ना इतने अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, तो क्योंकि बहुत पुराना है स्ट्रक्चर, और प्राइवेट इज़ मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो दे ट्राई टू इनोवेट कि सस्ते से सस्ते में कैसे सबसे अच्छी प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में वो बोल रहे हैं कि आप जब FSI जब खुद करने की कोशिश करता है ना, तो वो एकदम लोकल लेवल पे आके उनका काम अच्छा नहीं है, तो इससे अच्छा आप ये किसी और को दे दो
वो ज़्यादा एफिशिएंटली उसको कर लेंगे। उसके अलावा जो जो ओल्ड और कन्वेंशनल स्टोरेजेस हैं जो मेंटेन करके रखा है FSCI ने, उसको अपडेटेशन के लिए भेजो, वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनमें नया मैकेनिज्म लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, बेटर टेक्नोलॉजी लेके आओ, क्योंकि वो देव बीन यूजिंग इट फॉर डिकेड्स एंड बोलते हैं ना, न्यू मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। you have modern problems, you should be able to use the modern technology to solve them. So convert all your older one into silos for public people and give your storing to actually other organization agencies, ठीक है। और उसको मैकेनाइज करो अच्छे से, जिस तरीके से अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से। मूवमेंट ऑफ ग्रेन, जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि अगर टेक्निकली मान लो FCI का सेंट्रली काम करता तो क्या करता, पूरे देश में से सारा जो ग्रेन है वो पहले सब दिल्ली में इकट्ठा करते, फिर हिसाब लगाते कि कितना हुआ टोटल, फिर अच्छा अब पंजाब को इतना भेजना है, कर्नाटक को इतना भेजना है। ऐसे में क्या होता, पहले सारा ग्रेन आता, फिर उसको यहाँ स्टोर करना पड़ता, फिर लादना पड़ता, फिर वापस उतार के ट्रक में डालना पड़ता, वापस भेजना पड़ता, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। वहीं अगर आप जो है जितना लोकल करते जाओगे इसको ट्रांसपोर्टेशन, मतलब स्टोरेज को, उतना आपको ट्रांसपोर्ट कम करना पड़ेगा, राइट। मतलब एफिशिएंस, अगर प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो जाएगी तो आपको कम से कम ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फास्टर टर्न अराउंड पॉइंट होगा, अगर FCI जो है ट्रांजिट में जो लॉस होता है वो कम होगा, ट्रांजिट में लेबर को जो कॉस्ट दिया जाता है वो कम होगा, जो खराब हो जाते हैं ना, ट्रकें पलट जाती है, ये वो सब कम होगा। तो जितना हो सके इस तरीके का सिस्टम बिठाओ कि कम से कम ट्रांसपोर्ट हो, ओके। और दैट वे यू विल बी एबल टू टर्न अराउंड टाइम होता है, मतलब कि कितना क्या प्रॉब्लम आई और उसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें कितना टाइम लग रहा है वो कम होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी स्टोरेज की, उनको रेलवेज के साइड में बनाओ ताकि आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, ओके। उसके बाद एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, कहाँ से सामान उठाया जा रहा है, किस गांव से कितना अनाज उठाया जा रहा है और किस गांव में भेजा जा रहा है, ये सब कंप्यूटर से ट्रैक करो तो ज़्यादा अच्छे से यू विल बी एबल टू कीप अ मैनेज की सामान कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, तभी तो आप उसको कम कर पाओगे ना। बफर एंड स्टॉक लिक्विडेशन, अब देखो FSC का जैसे मैंने बताया कि मेन काम यही है कि अगर बहुत प्रॉब्लम आती है ना किसी सिचुएशन में सडनली, तो वहाँ पे एकदम से जो है वो, जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसकी क्रॉप खराब हो गई, तो सडनली FCI शुड स्प्रंग और फटाफट से ना अपना लिक्विडेट कर दे, ग्रेन्स को बेच दे मार्केट में ताकि प्राइस वापस बराबर हो जाए। वो बफरिंग और लिक्विडेशन है ना, उसमें बहुत टाइम लेती है FCI, तो इतनी एफिशिएंसी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आपकी जो लिक्विडेशन पॉलिसी हो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और आपका जो सरप्लस स्टॉक है उसको इस तरीके से रखा जाए, मतलब जैसे नीड ऑफ द आवर, जब ज़रूरत है तब मिले, और जब ऑटोमेटिकली जैसे ही ज़रूरत हो सडनली आप जो है आपका सरप्लस जो है वो बफर में बन जाए। मतलब कि जो लिक्विडेशन है कि जो चीज़ जो ग्रेन्स रखे हैं बफर के लिए, स्ट्रेटेजिक बफर हो गया, सेंट्रल बफर हो गया, या जो बेचने के लिए रखे हैं, जो एक्सपोर्ट करने, वो कुछ इस तरीके से रखे हों कि एज एंड व्हेन नीडेड फटाफट एक दूसरे में चेंज हो जाए कि अच्छा ये वहाँ जाना था, एक्सपोर्ट होना था, पर अभी सडनली प्रॉब्लम आ गई, ये बंद कर दो, ठीक है। वो फास्टनेस नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज स्टिल डन वेरी मैनुअली, वो करने की ज़रूरत है। और FCI को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, बहुत रिजिड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, बिजनेस ओरिएंटेशन और ओपन मार्केट सेल जो है और एक्सपोर्ट मार्केट, ये सब करने के लिए जो उनकी काम करने का तरीका है ना, वो बहुत पुराना हो गया है, और दे नीड टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल विद मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स चेंज, जैसे अब कोविड है, कोविड कितनी फटाफट हुआ था, राइट। ऐसे में मॉडर्न प्रॉब्लम्स कम्स वेरी क्विकली, तो द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑल्सो रेडी टू आंसर देम दैट क्विकली। जितनी जल्दी प्रॉब्लम है उतनी जल्दी सॉल्व करने में होनी चाहिए फ्लेक्सिबल, तो वो ज़रूरी है। प्लस जो लोडिंग ऑफलोडिंग में कॉस्ट गवर्नमेंट को पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा लेबर वर्कर्स, लोडर्स, नंबर ऑफ लोडर्स उनको मैनेज करने पड़ते हैं पेरोल पे, एंड दैट कॉस्ट गवर्नमेंट अ लॉट। तो जितना कम कर सके उसको उतना अच्छा रहेगा कि एक ही बार लोड हो, जहाँ जाना है वहाँ जाके फाइनली अपलोड हो, ज़्यादा बार बार लोड अनलोड ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो FC शुड पुट अप दीज डिपोट्स टू प्रायोरिटी मैकेनाइजेशन, मतलब कि जो ये जो तरीका है जिससे कि वो ग्रेन्स को लादते हैं और वापस उतारते हैं उसको मैकेनाइज करो ताकि ज़्यादा लेबर की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज देखो जनरली तो अच्छी बात है कि लेबर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में लेबर सस्ती है, तो लेबर को लगा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना रहे, हम यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकार को हर चीज़ का पैसा लगता है, ये पैसा जितना वो लेबर पे खर्चा कर रहा है उससे की जगह अगर उसको मैकेनाइज कर लें तो वो पैसा देन यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन हेल्पिंग द पीपल हु एक्चुअली दिस शुड बी हेल्पिंग। FCI जिन लोगों को हेल्प करने के लिए बनी है उन पे ज़्यादा पैसा लगा पाएंगी एज कम्पेयर टू वेस्टिंग इट ऑन लेबर एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये मेन फोकस है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडीज टू फार्मर, उन्होंने कहा कि देखो मेन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी है ना, वो नेशनल लेवल पे हो या हाउस होल्ड लेवल पे हो, मेन उसका जो कंट्रीब्यूटर है वो फार्मर ही होता है। फार्मर जब तक अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करेगा तब तक नथिंग विल वर्क। सो यू नीड टू रेज इंसेंटिव्स, फार्मर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स दो। फार्मर्स अगर अपना प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मतलब कि जो ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है इसको जड़ से ख़त्म कर दो। उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो चीज़ों का प्राइस सस्ता होगा, चीज़ों का प्राइस सस्ता होगा और फार्मर्स को अच्छा पैसा मिलेगा तो गरीबी कम होगी, चीज़ों का प्राइस कम रहेगा तो जो लोग कम कमाते हैं वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि और उसके अलावा फार्मर्स को फर्टिलाइजर सेक्टर को डीरेगुलेट करो, ठीक है, उसमें जितनी भी सब्सिडीज हटाओ और डायरेक्ट फार्मर्स को पैसा दे दो इसके बदले 7,000 रुपीज़ पर हेक्टर। उस पर आने की ज़रूरत है। ये कमेटी ने रिकमेंड किया है कि भाई आप ये सब्सिडीज से जो मार्केट ख़राब कर रहे हो वो मत करो, सीधे फार्मर्स के हाथ में पैसा दे दो, फिर वो जो भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ये इसके रिकमेंडेशन थे। और उन्होंने कहा कि हम जो FCI है उसको कम्प्लीटली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसे दे नीड टू बिकम अ हब ऑफ पायनियरिंग एडवांसमेंट। वो कह रहे हैं कि FCI जो है अपने ब्यूरोक्रेटिक काम में इतना लगा हुआ है कि वो मॉडर्नाइज करने का सोच ही नहीं रहा है। मतलब कि जो काम उसे करना है वो उसमें ही इतना बिजी है कि उसके पास समय ही नहीं है और रिसोर्सेज ही नहीं है ये देखने के लिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं और इफिशिएंटली कैसे कर सकता हूँ। R&D का कोई स्कोप ही नहीं है, तो वहाँ पे उसको फोकस करना चाहिए, अच्छा फूड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और प्राइमरी गोल शुड बी कि इंस्टिगेट कंपटीशन अक्रॉस ऑल फेजेस ऑफ गुड सप्लाई, ठीक है। मतलब कि ऐसा कंपटीशन बनाए कि कंपटीशन इंस्टिगेट करें, क्योंकि जब लोग compete करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तो उनका कहना है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लोगों को धक्का दे के आप जो काम करा रहे हो उसके बदले लोगों को compete करने के लिए ट्राई करो। लोग compete करते हैं, उनको अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंटली होती है। तो दे वांट कि आपके प्रोक्योरमेंट, स्टॉकिंग, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सब में जितना भी टारगेट PDS सिस्टम है उसमें आप एक तरीके का कॉम्पिटिशन लाने की कोशिश करो कि व्हाट कैन यू डू बेस्ट। राइट नाउ FCI इज़ लाइक थका हुआ इंसान जो सिर पे बहुत सारा बोझ लेके पहाड़ चढ़ रहा है, और जो ये कमिटी है ये बोल रही है यू हैव टू बिकम यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ रेस एंड विन। राइट नाउ यू आर जस्ट बेयरली एग्जिस्टिंग and you should actually be, instead of barely existing and burdened with all of these things, you should be pioneering to become great। एक बहुत बढ़िया सिस्टम बन जाए जो अगर कभी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में इंडिया को तो वो सॉल्व कर सके, ठीक है। और एम क्या है, जितने भी जितनी भी कॉस्ट है, फंक्शनिंग कॉस्ट, FCI को काम करने में जितना पैसा लगता है, नॉट द मनी दैट इज गॉन इन बाइंग द ग्रेन्स, जितना फूड को खरीदने में पैसा लगता है उसको हटा के जो पैसा लगता है ना इन प्रोक्योरिंग सैलरीज ऑफ पीपल, लोडर्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दैट, उन कॉस्ट को कम करो। लीकेजेस जो हो रहे हैं, करप्शन और जो खराबियां हैं उसको करो और रीच ब्रॉडन करो। मतलब कि खाने जो हमने देखा ना कि आप कैलोरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग लेस ऑन न्यूट्रिशन। हम अभी भी चावल, गेहूं और इस पे फंसे हुए हैं। एक प्रॉपर मील गेहूं से ऊपर होती है, सिर्फ रोटी से पेट भर जाएगा पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो उनका फोकस है कि FCI बहुत टाइम से काम कर रहा है इन बेसिक नीड्स को पूरा करने में। इट्स टू बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी कमी है, जैसे हमारे देश में प्रोटीन की भी बहुत कमी है, लोग इतना प्रोटीन नहीं खाते हैं, उस पर फोकस करें, विटामिन पे फोकस करें, लोग हरी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं, उस पर फोकस करें। हम अभी भी बस बेसिक 2 रोटी दाल चावल प्रोवाइड करने में का काम कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन बस यही है कि हाउ कैन यू बिकम मोर एफिशिएंट, ये आगे का सीन है। और द एम ऑफ कमिंग प्रोसीजर्स यही है कि फूड सिक्योरिटी तो अचीव करनी ही है, हमें टारगेटेड वर्क करना है ताकि पैसा कम करे। FCI को एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अभी वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक थकेली ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव टू मेक इट इनटू दिस सुपर चार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द एम ऑफ न्यू इंडिया। ओके, so this is all about subsidies in India related to food, fertilizers and fuel. If you have any question related to this, you can comment below and I'll try to answer them in the next class.
Thank you for listening. Have a nice day. Bye.